हेलो एवरीवन। तो आज मैं योर लाई इन अप्रैल सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। इस टीवी सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.5 और 90% गूगल यूजर्स ने इस टीवी सीरीज को लाइक किया है। मुझे बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये टीवी सीरीज कितनी अच्छी और फेमस है। तो कहानी की शुरुआत होती है कोसे नाम के छोटे से लड़के को दिखाते हुए, जो कि काफ़ी तगड़ा पियानो बजा रहा था। ये एक पियानो कंपटीशन था जिसमें जजेस के साथ साथ ऑडियंस भी अपने कान खड़े करके कोजे का पियानो सुन रहे थे। इस भीड़ में ही एक छोटी सी बच्ची भी थी जो कि कोजे के म्यूजिक से काफी ज्यादा सरप्राइज लग रही थी। इसी के साथ सीन अब शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। कोजे अब 14 साल का था। वो अपने म्यूजिक रूम में बैठकर म्यूजिक नोट्स तैयार कर रहा था। वहीं बाहर हम सुबाकी को देख पाते हैं जो कि बेसबॉल खेल रही थी। तो स्टार्टिंग में हमने जिस छोटी बच्ची को देखा था वो सुबाकी थी। यहाँ पर हमेशा की तरह सुबाकी बॉल काफी जोर से हिट करती है जिससे म्यूजिक रूम का ग्लास टूट जाता है। सुबाकी अब म्यूजिक रूम में पहुंचती है जहाँ पर वो एक लड़के को फ्लोर पर पड़ा हुआ देखती है। वो बॉल लेकर चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है कि तभी कोसे उठ जाता है, जिसे देखकर वो कहती है, ओह तो ये तुम हो, मुझे लगा कि कोई और है और आज तो मैं गई। कोसे कहता है, क्या तुमने फिर से विंडो तोड़ दी? कुछ दिन पहले ही तो फिक्स कराई थी। अब कोसे अपने हाथ से ही ग्लास को उठाने लगता है, जिस पर सुबाकी उसका हाथ पकड़कर कहती है, क्या तुम पागल हो, तुम्हारा हाथ कट जाएगा। और तभी यहाँ पर इनका तीसरा दोस्त वतारी आ जाता है, जो कि इन दोनों की एक पिक क्लिक करके कहता है, तुम दोनों पड़ोसी हो और बचपन से एक साथ भी और एक दूसरे के हमेशा साथ रहते हो, तो तुम दोनों ने अभी तक शादी क्यों नहीं कर ली। इस बात पर दोनों ही वतारी पर बरस पड़ते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो अब हमें दिखाया जाता है कि स्कूल की छुट्टी हो जाती है और ये तीनों घर जा रहे थे। लेकिन तभी रास्ते में वतारी को किसी लड़की का मैसेज आ जाता है, जिसे देखकर वो इन दोनों को छोड़कर ही चला जाता है। वतारी के जाते ही सुबाकी कोसे से पूछती है कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की नहीं है जिस पर तुम्हें क्रश हो। इस पर कोसे कहता है, लगता नहीं कोई लड़की ऐसी भी होगी जो मुझसे प्यार करे। आगे सुबाकी कहती है, तुम्हें पता है मेवा ने मुझे बताया था कि जब आप किसी के प्यार में होते हो तो ये पूरी दुनिया कलरफुल नजर आती है। तो अब ये दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं और हम यहाँ पर कोसे को देख पाते हैं जो कि अपने घर में जाते ही अपनी मॉम की फोटो के सामने जाकर कहता है, हे मॉम मैं घर आ गया। और यहाँ पर हम म्यूजिकल रूम भी देख पाते हैं जो कि उनकी डेथ के बाद वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था। अब अगले दिन कोसे क्लास में था और वो यहाँ पर सुबाकी की कही बात ही सोच रहा था। फिर वो कहता है, पर मेरी नज़र से तो ये दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नजर आती है, बिल्कुल पियानो कीज की तरह। सीन शिफ्ट होता है और अब कोसे क्लास में बैठकर म्यूजिक नोट्स लिख रहा था। तभी पीछे से सुबाकी आती है और उसे काफी जोर से डांटते हुए कहती है कि तुम सिर्फ 14 साल के हो, तुम्हें इस तरह से अकेले बैठने के बजाय बाहर घूमने फिरने के लिए जाना चाहिए। तो चिल्लाने के बाद सुबाकी कोसे को बताती है कि उसके क्लास में एक लड़की है जो कि वतारी से मिलना चाहती है, इसलिए वो और वतारी कल उस लड़की से मिलने जा रहे हैं। क्यों ना तुम भी चलो, वो लड़की क्लासिकल म्यूजिक जानती है तो तुम दोनों म्यूजिक की थोड़ी बातें कर सकते हो। इस पर कोसे कहता है, सुबाकी तुम्हें पता है मैंने पियानो कब का छोड़ दिया है। इस पर सुबाकी उससे कहती है कि बुरा मत मानना कोसे, पर तुम जब पियानो बजाया करते थे तब तुम ज्यादा कूल थे। तो सुबाकी की इस बात पर कोसे उसे बताता है कि वो उसकी माँ का सपना था, उसे वर्ल्ड क्लास पियानिस्ट बनाने का। तो दरअसल कोसे की माँ खुद वर्ल्ड क्लास पियानिस्ट बनना चाहती थी, जबकि वो खुद नहीं बन सकी, इसलिए अब उनका सपना था कि कोसे वर्ल्ड क्लास पियानिस्ट बने। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कोसे को छोटी उम्र से ही पियानो सिखाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपना ये सपना पूरा करना चाहती थी, जिसकी वजह से वो कोसे पर काफी ज्यादा सख्ती भी करती थी। वो उसे मारती, चिल्लाती और उसके रोने पर भी उसकी प्रैक्टिस जारी रखती। तो 3 साल पहले कोसे ने यूरोपियन कंपटीशन में अपनी जगह बना ली थी और उसकी माँ का सपना लगभग पूरा होने वाला था कि तभी उसकी माँ गुजर गई, जिसके बाद कोसे ने कभी दोबारा पियानो नहीं बजाया। अब रात को सुबाकी अपने घर की विंडो पर बैठी हुई थी और कहती है कि आज भी उसने पियानो प्ले नहीं किया। आई होप कि वो दोबारा से पियानो प्ले करना शुरू कर दे। तो अब अगले दिन कोसे सबसे पहले ही पार्क में पहुंच जाता है, लेकिन सुबाकी और वतारी अभी तक नहीं आए थे। कोसे अपने दोस्तों का वेट कर ही रहा था कि अचानक से उसे मेलोडिका की आवाज सुनाई देती है, जिसे फॉलो करते हुए वो एक जगह पर पहुंचता है जहां पर एक लड़की मेलोडिका बजा रही थी। कोसे वहीं पर खड़े होकर मेलोडिका सुनने लग जाता है
क्योंकि वो लड़की काफी ज्यादा अच्छा बजा रही थी। और तभी यहाँ पर उसके बाकी के दोस्त भी पहुंच जाते हैं और अब सुबह की उस लड़की को इन दोनों से इंट्रोड्यूस कराती है। तो असल में इस लड़के का नाम है काओरी, जो कि एक वायलिनिस्ट है। इनसे बात करते हुए काओरी को अचानक याद आता है कि उसे तो कंपटीशन में परफॉर्म करने जाना है। वो इन तीनों से कहती है क्यों ना तुम तीनों भी मेरे साथ चलो। इस पर कोसे कहता है नहीं तुम लोग जाओ, मैं यही ठीक हूँ। और तभी काओरी कोसे का हाथ पकड़कर कहती है तुम भी साथ चल ले आओ, और उसे पकड़कर वो अपने साथ ले जाती है। अब हॉल के अंदर पहुंचकर काओ चैन बैक स्टेज की तरफ चली जाती है और ये तीनों ऑडिटोरियम के अंदर पहुंचते हैं। और पता है यहाँ पर मौजूद सभी लोग कोसे को देखते ही पहचान लेते हैं, क्योंकि वो सबसे यंग किड था साइकिक कंपटीशन जीतने वाला। मतलब कोसे काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ पर कोसे सुबाकी पर काफी ज्यादा गुस्सा भी करता है, क्योंकि वो उसे जानबूझकर यहाँ लाई थी। तो इन दोनों की लड़ाई साइड में रखते हैं और अब कंपटीशन शुरू होता है और एक एक पार्टिसिपेंट्स आकर परफॉर्म करते हैं। इन सभी कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस सुनकर जजेस को कुछ खास मजा नहीं आता और ऑडियंस तो सो ही जाती है। और फिर सबसे लास्ट में आती है काओ चैन, जिसकी परफॉर्मेंस स्टार्ट होते ही ऑडियंस नींद से जाग जाती है और सभी लोग उसी सेम गाने को एंजॉय करने लग जाते हैं जिससे थोड़ी देर पहले सभी बोर हो रहे थे। तो असल में यहाँ पर काओ चैन ने इस गाने को अपनी तरह से प्ले किया था, ना कि उस तरह से जिस तरह से इसे कंपोज किया गया था। यहाँ पर एक जज भी काओ चैन की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। वहीं सुबाकी कहती है कि पक्का काओ चैन ही जीतेगी। इस पर कोसे कहता है कि शायद ऐसा ना हो, क्योंकि ये एक कंपटीशन है और कंपटीशन के दौरान कंपोजर को डिसोबे करना अक्लमंदी नहीं है। पर मुझे नहीं लगता कि काओ चैन को कंपटीशन की जरा भी परवाह है, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रीली परफॉर्म कर रही है। अब जजेस 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं रिजल्ट को अनाउंस करने के लिए। इस दौरान सभी लोग हॉल में खड़े हुए थे और यहाँ पर सभी सिर्फ काओ चैन की परफॉर्मेंस के बारे में ही बात कर रहे थे। वहीं काओ चैन बैक स्टेज से बाहर आती है और तभी तो बच्चे उसके पास आते हैं उसे एक बुके देने के लिए, क्योंकि उन छोटे बच्चों को उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रिजल्ट अनाउंस हो चुका था, लेकिन काओरी रिजल्ट देखने के लिए रुकी ही नहीं, क्योंकि जैसा कोसे ने बताया था उसे सच में कंपटीशन की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद काओरी ने सेकेंड राउंड में अपनी जगह बना ली थी, क्योंकि ऑडियंस ने उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। अब अगले दिन कोसे म्यूजिक प्रिपरेशन रूम में लेटा हुआ था और उसे यहाँ पर काओरी का ही ड्रीम आता है, जिससे वो अचानक से डर कर उठ जाता है। तभी वतारी भी यहाँ पर पहुँचता है और वो कोसे से कहता है हे ड्यूड, तुम्हें दिन में सपने आ रहे हैं, कहीं कोई लड़की वड़की का तो चक्कर नहीं है, और कहीं वो लड़की काओ चैन ही तो नहीं है। इस पर कोसे कहता है नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो तुम्हें लाइक करती है। इस पर वतारी कहता है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्यों ना हम काओ चैन पर ही छोड़ दें कि वो किसे चूज करती है। तो आज कोसे थोड़ा बेचैन था, इसलिए वो अपने दोस्तों के बिना ही घर के लिए निकल जाता है और यहाँ पर रास्ते में भी वो काओ चैन के बारे में ही सोच रहा था। और तभी उसे सामने काओ चैन नजर आती है। काओ चैन उसे बताती है कि वो वहाँ पर वतारी का वेट कर रही है। कोसे को पता था कि वतारी तो किसी दूसरी लड़की के साथ बाहर चला गया है, इसलिए वो काओ चैन से झूठ बोल देता है कि वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है और काओ चैन को उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कोसे की बात सुनकर काओ चैन कहती है ठीक है, फिर उसकी जगह पर तुम मेरे साथ चलोगी। अब अगली ही सीन में हम इन दोनों को एक कैफे में देख पाते हैं। दोनों बैठकर कॉफी के साथ स्नैक एंजॉय कर रहे थे। तभी पास में दो लड़कियां पियानो बजाने लग जाती हैं। काओ चैन उन लड़कियों के पास जाकर कहती है कि तुम्हें पता है मेरा दोस्त एक पियानिस्ट है। ये बात सुनकर दोनों लड़कियां कोसे के पास आती हैं और उससे रिक्वेस्ट करने लग जाती हैं कि वो उनके लिए पियानो बजाए। कोसे मना कर पाता उससे पहले ही काओ चैन उसे हड़का देती है और बेचारे कोसे को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। वो अब पियानो बजाना स्टार्ट करता है और वो इतना अच्छा बजा रहा था कि कैफे में मौजूद लोग भी इंजॉय करने लगते हैं। लेकिन अचानक से पता नहीं कोसे को क्या होता है और वो रुक जाता है। अब बाहर आकर काओ चैन उससे पूछती है कि आखिर उसने पियानो प्ले करना बंद क्यों कर दिया, क्योंकि जहाँ तक उसे पता है छोटी सी उम्र में ही उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। वो पियानो बजाने में इतना एक्यूरेट था कि लोग उसे ह्यूमन मेट्रोनोम बुलाया करते थे। कोसे बताता है कि वो इसलिए रुक गया क्योंकि वो पियानो तो बजाता है, लेकिन उसे खुद के ही नोट्स सुनाई नहीं देते। मतलब पियानो बजाते वक्त वो खुद का ही म्यूजिक नहीं सुन पाता।
उसके लिए ये किसी श्राप की तरह है। कोसे की ये बात सुनकर काओ चैन उस पर काफी गुस्सा करती है कि अगर वो नोट्स को सुन नहीं पाता तो उसे कुछ तो करना चाहिए, वो ऐसे ही पियानो प्ले करना कैसे बंद कर सकता है। तो इतनी सारी बातें सुनाने के बाद काओ चैन उसे अपने अकम्पनिस्ट के तौर पर अपॉइंट करती है, जिस पर कोसे कहता है, क्या तुमने सुना नहीं, मैं पियानो नहीं बजा सकता। इस पर काओ चैन कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम मेरे अकम्पनिस्ट बन रहे हो बस। अब इसी के साथ सीन अगले दिन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि काओ चैन बेचारे कोसे के पीछे ही पड़ी हुई थी। बेचारा कोसे स्कूल पहुंचकर जैसे तैसे काओ चैन से अपनी जान बचा लेता है। सीन शिफ्ट होता है और अब काओ चैन सुबाकी को बताती है कि वो कोसे को अपना अकम्पनिस्ट बनाना चाहती है। ये बात सुनकर सुबाकी भी उसका साथ देने को रेडी हो जाती है, क्योंकि सुबाकी भी यही चाहती थी कि कोसे दोबारा से पियानो प्ले करना स्टार्ट कर दे। तो अब ये दोनों लड़कियां मिलकर हर जगह म्यूजिक शीट को पेस्ट कर देती हैं, कोसे की म्यूजिक क्लास से लेकर उसके घर तक, जिससे बेचारा कोसे बिल्कुल परेशान हो जाता है। तो अब अगले दिन कंपटीशन का दिन था और कोसे अभी भी रेडी नहीं था। काओ चैन और सुबाकी इसी बारे में बात कर रही थी और सुबाकी कहती है कि वो कोसे को किसी भी तरह से मना कर रहेगी। सुबाकी के एफर्ट्स को देखकर काओ चैन कहती है, लगता तुम कोसे को काफी ज्यादा पसंद करती हो। इस पर सुबाकी कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उन दोनों के बीच भाई बहन वाला बॉन्ड है। आगे सुबाकी बताती है कि 3 साल से कोसे एक ही पल में कैद है और मुझे लगता है कि अगर उसने पियानो फिर से बजाना शुरू कर दिया तो शायद वो उस पल से बाहर निकल सके। अब अगले दिन कंपटीशन का दिन था। काओ चैन स्कूल की टेरेस पर पहुंचती है जहां पर कोसे छुपा हुआ था। वो काओ चैन को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो कंपटीशन में होना चाहिए। काओ चैन काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो कोसे को मारते हुए कहती है, बेवकूफ, तुम यहाँ छुपे हुए हो और मैं तुम्हें पूरे स्कूल में ढूंढ रही थी। कोसे कहता है, मैंने कहा था मैं तुम्हारा अकम्पनिस्ट नहीं बन सकता क्योंकि मुझे नहीं सुनाई देते मेरे खुद के नोट्स। कोसे बताता है कि जब मैं पियानो प्ले करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं गहरे समुद्र में हूँ, बिल्कुल अकेला, जहाँ पर मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता। इस पर काओ चैन कहती है, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या हुआ अगर तुम्हें अपने नोट्स सुनाई नहीं देते, तुम मेरे नोट्स सुनकर मुझे फॉलो कर सकते हो। काओ चैन उसके सामने रोकर उसकी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद फाइनली कोसे उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वतारी और सुबाकी की हेल्प से ये दोनों वक्त पर बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोसे काफी ज्यादा पैनिक कर रहा था क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की थी। काओरी उसे शांत करती है और कहती है कि ये म्यूजिक नोट्स तुम्हारे अंदर है, तुम्हें इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों साथ में मिलकर ये कर लेंगे। तो अब इन दोनों का नंबर आता है और दोनों स्टेज पर पहुंचते हैं। कोसे को काओ चैन के साथ देखकर ऑडियंस के साथ साथ जजेस भी काफी हैरान होते हैं, क्योंकि पहली बात तो कोसे 3 सालों से म्यूजिक से दूर था और दूसरी बात दोनों का अजीबोगरीब पेयर, क्योंकि जहां काओ चैन कंपोजिशन को डिसोबे करते हुए वायलिन प्ले करती है, वहीं कोसे बिल्कुल अपोजिट था। उसकी मॉम ने उसे कंपोजिशन को फॉलो करना सिखाया था। तो अब दोनों परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग तो सही होती है, कोसे को नोट्स सुनाई दे रहे थे, लेकिन अचानक से परफॉर्मेंस के बीच में कोसे को ऑडियंस के बीच उसकी मॉम नजर आती हैं, जिन्हें देखते ही म्यूजिक शीट से सारे नोट्स गायब होने लग जाते हैं और कोसे गहरे समंदर में चला जाता है जहाँ पर उसे नोट्स सुनाई नहीं दे रहे थे और फिर यहीं से दोनों का सिंक खराब हो जाता है। कोसे काफी हार्ड पियानो की कीज हिट कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे नोट्स सुनाई नहीं दे रहे थे और इसी वजह से परफॉर्मेंस भी खराब होने लग जाती है। यहाँ पर ऑडियंस के साथ जजेस भी काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो कोसे जिसने अपनी लाइफ में कभी एक नोट भी गलत प्ले नहीं किया था, आज उसे क्या हो गया है। वहीं बेचारा कोसे आखिरकार हार मानकर रुक ही जाता है। उसे देखकर काओ चैन भी रुक जाती है और कहती है, मैंने कहा था मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मुझे पता है वहाँ बहुत अंधेरा होगा, लेकिन भरोसा रखो तुम्हें रास्ता जरूर नजर आएगा। तो दोनों एक साथ फिर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी भी कोसे उसी समंदर में फंसा हुआ था। लेकिन इस बार वो हार नहीं मानता और वो पियानो प्ले करता रहता है। वहीं काओ चैन भी अपनी ही धुन में वायलिन प्ले कर रही थी। दोनों ही आउट ऑफ सिंक थे, लेकिन फिर भी ऑडियंस इनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा एंजॉय करती है और परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद दोनों को ऑडियंस की तरफ से स्टैंडिंग ओवेशन भी मिलता है, जिसे देखकर कोसे तो बिल्कुल हैरान था। और तभी यहाँ पर अचानक से काओ चैन गिरकर बेहोश हो जाती है
तो 5th एपिसोड स्टार्ट होता है और हम काओरी को हॉस्पिटल में देख पाते हैं, जहाँ पर ये तीनों भी पहुँचते हैं उसका हालचाल लेने। जाहिर सी बात है, जिस तरह से इन दोनों ने परफॉर्म किया था उसकी वजह से दोनों डिस्क्वालीफाई हो गए थे। लेकिन यहाँ पर काओरी को इस बात का जरा भी दुख नहीं था और वो कोसे को बिल्कुल ब्लेम नहीं करती। तो वतारी और सुबाकी पहले ही रूम से निकल जाते हैं। फिर कोसे भी रूम से जा ही रहा था, तभी काओरी उससे पूछती है कि क्या वो पियानो प्ले करना कंटिन्यू करेगा या नहीं। कोसे कहता है पता नहीं, अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं। इस पर काओरी कहती है क्यों नहीं, क्या तुम कल वाले दिन को इतनी आसानी से भूल सकोगे। सीन अब शिफ्ट होता है और हम कोसे को देखते हैं, जो कि फुटबॉल ग्राउंड के पास से ही गुजर रहा था। तभी अचानक से वतारी आकर उसे डरा देता है। फिर वो कोसे से पूछता है, हे क्या तुम काओरी से मिलने के लिए चलोगे, कल वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही है। कोसे से ये कहकर वतारी काओरी को ईमेल करने लगता है। तभी कोसे कहता है, ओ इसके पास तो काओरी का ईमेल एड्रेस भी है। कोसे कहता है तुम ही अकेले चले जाओ, मैं उसे फेस नहीं कर सकता क्योंकि मैं ही वो शख्स हूँ जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुई है। इस पर वतारी कहता है पर उसी ने तो तुम्हें चूज किया था, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कोसे कहता है हाँ, लेकिन उसने मुझे इसलिए चूज किया था क्योंकि मैं कभी एक पियानिस्ट था। वतारी कहता है सुनो, मेरी वजह से तुम हार मत मानो, हम दोनों को साथ में चलना चाहिए। और वैसे भी जिस तरह से तुम दोनों ने उस दिन परफॉर्म किया उसे मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि तुम दोनों एक साथ बिल्कुल ऑसम लग रहे थे। वतारी की यह बात सुनकर कोसे को काओरी की बात याद आ जाती है, क्योंकि उसने भी यही बोला था कि मरते दम तक वो भी उस दिन को कभी नहीं भूल पाएगी। अब अगली सीन में हम सुबाकी को देख पाते हैं, जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रही थी और पता नहीं आज उसे क्या हुआ था, वो काफी बेचैन लग रही थी और प्रैक्टिस में काफी ज्यादा गलतियां कर रही थी। तो प्रैक्टिस के बाद सुबाकी अपनी दोस्त काशिवागी के साथ घर की तरफ निकलती है और रास्ते में काशिवागी उससे पूछ ही लेती है कि क्या उसके और कोसे के बीच कुछ हुआ है, क्योंकि पिछले 2 दिन से वो काफी ऑफ लग रही है। इस पर सुबाकी बड़े ही गुस्से से कहती है कि अरे वो कैसी अजीबोगरीब बातें कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये लोग लड़ झगड़ रही थी और इसी दौरान यहाँ पर एक साइटो नाम का लड़का आ जाता है। असल में साइटो कैप्टन हुआ करता था सुबाकी की बेसबॉल टीम का। तो अब सुबाकी और साइटो एक साथ ही घर की तरफ निकलते हैं और रास्ते में साइटो सुबाकी को बता ही देता है कि इन दोनों की मुलाकात कोई कोइंसिडेंस नहीं है। साइटो जानबूझकर सुबाकी से मिलने के लिए आया था क्योंकि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। तो यहाँ पर साइटो सुबाकी को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए आया था और वो उसे अपनी फीलिंग्स बता देता है। सीन शिफ्ट होता है और अब सुबाकी एक पार्क में बैठी हुई थी और वो साइटो के बारे में ही सोच रही थी। वो कहती है कि साइटो हॉट है, डिपेंडेबल है और वो टीम का वो लड़का है जिसे पाने का हर लड़कियां ड्रीम देखती हैं और उसे पाने का मैंने भी कभी एक ड्रीम देखा था। सुबाकी खुद से सवाल करती है कि वो साइटो की फीलिंग्स जानकर आखिर खुश क्यों नहीं है, क्योंकि अगर साइटो ने शायद यही बात उसे 2 साल पहले बताई होती तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। लेकिन इस समय पर उसे कोई खुशी महसूस नहीं हो रही है। खैर, अब अगले दिन कोसे को स्कूल में काओरी नजर आती है, जिसे देखते ही वो छुप जाता है। फिर वो हिम्मत करता है उसके पास जाकर बात करने की, लेकिन तभी वतारी वहाँ आ जाता है और कोसे वहाँ से चुपचाप चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और अब कोसे एक ब्रिज से गुजर रहा था और तभी उसकी मुलाकात काओरी से हो जाती है। वो उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है। काओरी कहती है दिख नहीं रहा, बच्चों के साथ हॉपस्कॉच खेल रही हूँ। इतने पर ही वो छोटे छोटे बच्चे काओरी की पोल खोल देते हैं, ये कहकर कि अभी तो उसने कहा था कि वो यहाँ पर किसी का वेट कर रही है। असल में वो कोसे का ही इंतजार कर रही थी। खैर, काओरी कहती है अच्छा चलो मुझे मेरा गिफ्ट दो, क्योंकि मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हूँ। कोसे ने तो उसके लिए कोई गिफ्ट खरीदा ही नहीं था। ये पता चलते ही काओरी रोने धोने लग जाती है और ड्रामे करने लग जाती है कि वतारी तो उसके लिए फ्लावर्स लाया था और वो उसके लिए कुछ भी नहीं लाया। काओरी को रोते हुए देखकर कोसे को बुरा लगता है और वो उससे कहता है ठीक है, तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें दूंगा। फिर क्या था, काओरी को तो मौका मिल जाता है और वो कोसे को पियानो कंपटीशन में पार्टिसिपेट होने को कहती है। कोसे कहता है तुम इसके अलावा कुछ भी मांग सकती हो, पर मैं ये नहीं कर सकता। इस पर काओरी कहती है क्या तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन उस दिन तो तुम काफी अच्छा प्ले कर रहे थे। कोसे कहता है मैं वो इंसान हूँ जिसने अपने टैलेंट को एक कोने में छोड़ दिया जंग लगने के लिए, मैं बेकार हूँ। इस पर काओरी कहती है तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे बहुत सारे म्यूजिशियन हैं। वो आगे कहती है हम सिर्फ अभी 14 साल के हैं और फिर से शुरुआत करें। ये कहकर वो ब्रिज से नीचे पानी में कूद जाती है और कोसे उसे देखता ही रह जाता है।
और कहता है मैं खुद को रोक नहीं पा रहा तुम्हारे जैसा बनने से, और फिर कोसे भी नीचे पानी में कूद पड़ता है। अब अगली सीन में हम काओरी को कोसे के घर में देख पाते हैं, जहाँ पर वो कोसे का पियानो देखती है जिस पर बहुत सारी डस्ट और किताबें पड़ी हुई थी। वो पियानो को इस हाल में देखकर कोसे पर काफी गुस्सा करती है और फिर वो पियानो की डस्ट साफ करके विंडो को ओपन कर देती है और तभी उसे सामने सुबाकी नजर आती है, जिससे उसे पता चलता है कि कोसे और सुबाकी पड़ोसी हैं। यहाँ पर सुबाकी काओरी को कोसे के टी शर्ट में उसी के घर पर देखकर बिल्कुल गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वो अपना यही गुस्सा अगले दिन प्रैक्टिस पर भी निकालती है। वहीं हम काओरी को देख पाते हैं जो कि कोसे के साथ म्यूजिक रूम में थी। कोसे पियानो प्ले करता है और काओरी उसे रिकॉर्ड कर लेती है और जब कोसे वो रिकॉर्डिंग सुनता है तो उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता, क्योंकि टेम्पो साउंड सब आउट ऑफ सिंक था। वो डर जाता है और कहता है कि बेहतर यही होगा कि मैं अभी से ही पीछे हट जाऊं। ये सुनकर काओरी उसे बताती है कि उसने तो कंपटीशन के लिए उसके डॉक्यूमेंट्स सबमिट भी कर दिए हैं और अब वो पीछे नहीं हट सकता। तो दरअसल ये एक माइहो नाम का म्यूजिक कंपटीशन है जो कि नेशनल लेवल का है और इस कंपटीशन को जीतकर आप इंटरनेशनल लेवल तक प्ले कर सकते हैं। तो अब रात को हम देखते हैं कि सुबाकी अपने घर से कोसे को पियानो बजाते हुए सुन रही थी। तभी उसकी माँ गुजरती है और सुबाकी से पूछती है कि क्या ये सच में कोसे है। सुबाकी कहती है हाँ। अब अगले दिन हम देखते हैं कि काओरी कोसे को समझा रही थी कि उसे म्यूजिक के नोट सुनाई नहीं देते हैं, इसलिए उसे म्यूजिक को इमेजिन करना होगा कि आखिर वो किस तरह से उसे प्ले करना चाहता है। अब रात को हम देखते हैं कि काओरी और सुबाकी एक साथ घर जा रही थी। तब सुबाकी काओरी से कहती है कि कोसे इस बीच खुद को काफी हार्ड पुश कर रहा है। वो कोसे को पियानो प्ले करते हुए देखना चाहती थी, ना कि उसे सफर करते हुए। इस पर काओरी कहती है हाँ, वो अभी तो सफर कर रहा है, लेकिन आगे जाकर उसकी यही सफरिंग एक शानदार म्यूजिक में बदलने वाली है। तो अब ये दोनों टाटा बाय बाय बोलकर अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर काओरी अपने घर ना जाकर वापस से कोसे के पास पहुँचती है और वहीं सुबाकी के पास साइटो की कॉल आती है। सुबाकी को रियलाइज हो गया था कि कोसे और काओरी के बीच उसकी कोई जगह नहीं है, इसलिए वो साइटो को डेट पर चलने के लिए पूछ लेती है। सीन वापस से शिफ्ट होता है काओरी की तरफ और वो कोसे से कहती है हे कोसे, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मुझे पता है तुम मेरी वजह से सफर कर रहे हो, क्योंकि मैंने ही तुम्हें फोर्स किया वापस से पियानो प्ले करने के लिए। इस पर कोसे कहता है तुम्हें पता है उस दिन तुमने मेरे पियानो पर से डस्ट क्लीन नहीं की थी, बल्कि मुझ पर लगी डस्ट क्लीन की थी, और मेरी सफरिंग तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, क्योंकि उस दिन मुझे पहली बार ये दुनिया कलरफुल नजर आई थी। तो अब अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल में एक स्पोर्ट टूर्नामेंट था। वहीं कोसे जब फिर से पियानो प्ले करने के बाद रिकॉर्डिंग सुनता है तो वो काफी उदास हो जाता है, क्योंकि अभी भी उसमें कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं आई थी। कोसे को परेशान होते हुए देखकर काओरी कहती है चलो हमें बाहर जाकर अपने दोस्तों को चेयर अप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा मूड भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। तो अब कोसे बाहर आता है जहाँ पर सुबाकी बैटिंग कर रही थी। वो कोसे को देखकर काफी खुश होती है, लेकिन तभी वहाँ पर काओरी भी आ जाती है, जिसे देखते ही पता नहीं सुबाकी को क्या होता है और उससे पहली बॉल ही मिस हो जाती है। वहीं दूसरी बॉल में वो रन लेने के लिए भागती है और रुकती ही नहीं है, जिस चक्कर में वो आउट हो जाती है। तो दरअसल सुबाकी बचपन से कोसे के साथ थी, उसके सुख में उसके दुख में हर जगह वो उसके साथ थी, लेकिन अब कोसे के साथ काओरी आ गई थी और सुबाकी खुद को कोसे से दूर समझ रही थी। उसे लग रहा था कि उसके और कोसे के बीच में अब काओरी आ गई है। अब रात को सुबाकी जब घर जा रही थी तभी कोसे उसके पास आता है और उसके पैर पर धीरे से मारता है, जिससे सुबाकी काफी जोर से चिल्ला देती है। असल में भागते समय उसके पैर में चोट लग गई थी। सुबाकी कहती है आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे चोट लगी है? इस पर कोसे कहता है तुम भूल रही हो कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। यहाँ पर हमें बचपन का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सुबाकी कोसे को अपने शोल्डर पर इसी तरह से घर ले जा रही थी, जैसा कि प्रेजेंट टाइम में कोसे सुबाकी को ले जा रहा है। यहाँ पर कोसे सुबाकी से कहता है कि बचपन से तुमने मुझे खुश रखने की कोशिश की है और हमेशा मेरे बारे में ही सोचा है, तो अब एक बदलाव की ज़रूरत है। क्यों ना अब मैं तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूं ताकि तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो। और हाँ, तुम्हें पीछे हटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, तुम हमेशा मेरी साइड पर रहोगी। कोसे की ये बात सुनकर सुबाकी को समझ आ जाता है कि उन दोनों के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। तो अब अगली सुबह हम एक येलो हेयर वाले लड़के को देख पाते हैं
जो कि माय हो कंटेस्टेंट की लिस्ट में कोसे का नाम देखकर कहता है फाइनली 2 साल से जिस वक्त का इंतजार था वो आ ही गया। वहीं एक लड़की भी लिस्ट में कोसे का नाम देखकर सेम चीज बोलती है। वहीं अब हम दूसरी तरफ कोसे को देख पाते हैं जो कि किसी तरह का ड्रीम देख रहा था जिसमें एक ब्लैक कैट उससे बात कर रही थी। ये बोलने वाली कैट कोसे से कहती है तो क्या सोचा तुमने, कंपटीशन करीब आ रहा है। कोसे कहता है मुझे नहीं पता। इस पर कैट कहती है गो ऑन, ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा, ऑडियंस तुम्हें ह्यूमिलिएट करेगी, तुम्हें छोड़ देगी, तुम्हें स्टैंडिंग ओवेशन नहीं मिलेगा, और क्या होगा, वैसे भी तुम बीथोफेन और शोफेन तो हो नहीं। कोसे कहता है हाँ तुमने ठीक कहा। फिर कैट कहती है तो आखिर तुम हो कौन कोसे। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगली सीन में हम कोसे को फुटबॉल ग्राउंड में देख पाते हैं। आज स्पोर्ट टूर्नामेंट का दूसरा दिन था और सुबाकी की तरह ही वतारी की टीम भी मैच हार जाती है क्योंकि वतारी गोल करने में नाकामयाब हो जाता है। हारने के बावजूद वो सभी को दिखाता है कि सब ठीक है, लेकिन वॉशरूम में हम वतारी को रोते हुए देख पाते हैं। असल में वो अपनी टीम को जिताकर स्कूल का स्टार बनना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और अब उसे स्टार बनने के लिए हाई स्कूल तक का वेट करना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है और अब हम कोसे को ग्राउंड में भागते हुए देख पाते हैं और यहाँ पर वो अपने कंपटीशन के बारे में ही सोच रहा था और तभी उसे उस कैट का विजन आता है और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अब हम शाम को कोसे और काउरी को एक साथ जाते हुए देख पाते हैं और तभी यहाँ पर रास्ते में कोसे को फिर से वही कैट नजर आती है जिसे देखकर उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और काउरी उसे पास में ही एक पार्क में ले जाती है। और यहाँ पर कोसे काउरी को बताता है कि बचपन में उसके पास एक ब्लैक कलर की कैट हुआ करती थी और एक दिन उस कैट के साथ खेलते वक्त उसके हाथ में एक चोट लग जाती है। इस इंसिडेंट के अगले दिन ही कोसे की मॉम ने उस कैट को कहीं पर ले जाकर अबेंडन कर दिया था। ये इंसिडेंट याद करके कोसे को चिल्स आ जाते हैं और वो कहता है क्या किसी ने सोचा था कि मेरी यादें इतनी डरावनी भी हो सकती हैं। आगे वो कहता है कि उस दिन से ही मैं अपनी माँ की परछाई में हूँ। इस पर काउरी कहती है नहीं तुम नहीं हो। काउरी उसे समझाती है कि तुम अपनी पूरी ईमानदारी से तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके साथ तुम अपनी लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस दो और तुम्हें कुछ नहीं करना। ये बात सुनकर कोसे कहता है पता नहीं कैसे पर तुमने अभी वो बात कही है जो मैं सुनना चाहता था। तो अब अगली सीन में हम कोसे और उसी ब्लैक कैट की कॉन्वर्सेशन देख पाते हैं जिसमें वो कैट कहती है कि कैसा चल रहा है सब, कल तुम्हारा कंपटीशन है, क्या तुम्हें अभी भी नोट सुनाई नहीं देते। कोसे कहता है हाँ, पर पता है क्या, मैं एक लड़की से मिला जो आंख बंद करके म्यूजिक पर बिलीव करती है और शायद मुझे भी यही करना चाहिए। अब अगले दिन कंपटीशन का दिन था। कोसे अपने दोस्तों के साथ बिल्डिंग के बाहर पहुंचता है और फिर वो बैक स्टेज की तरफ निकल जाता है और तभी उसे बीच में वही 2 टीनेजर्स मिलते हैं जिन्हें कोसे का बेसब्री से इंतजार था। और यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि बचपन में ये दोनों कोसे के कॉम्पिटिटर्स हुआ करते थे और हमेशा सेकंड और थर्ड पोजीशन पर ही आते थे क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर हमेशा कोसे ही होता था। इस लड़के का नाम आयजा है और इस लड़की का नाम एमी है। तो ये दोनों हमेशा ही कोसे से नीचे आते थे और पिछले 2 साल से ये अपने साथ हुए सारे ह्यूमिलिएशन का बदला लेना चाहते थे। कोसे अब इनके बगल से जाने लगता है और तभी आयजा कहता है हे क्या तुमने मुझे पहचाना। इस पर कोसे कहता है सॉरी पर तुम्हारा नाम क्या था। ये बात सुनकर आयजा काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसने 2 साल से इस पल का इंतजार किया था और कोसे तो उन्हें भूल भी गया है। एमी उसे शांत करते हुए कहती है ऐसा नहीं है, वो हमें भूला नहीं है बल्कि वो हमें कभी जानता ही नहीं था। असल में कोसे हर कंपटीशन के बाद अपना रिजल्ट देखे बिना ही घर चला जाया करता था जिस वजह से वो अपने कॉम्पिटिटर्स को कभी जान ही नहीं सका। वहीं अब हम दूसरी तरफ वतारी को देख पाते हैं जो कि वॉशरूम से आकर इन्हें एक बात बताता है कि वॉशरूम में उसे 2 लड़के मिले जो कि बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रहे थे। उन्हें सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो कोसे से नफरत करते हैं। इस पर काउरी बताती है कि कोसे की माँ ने हमेशा कंपोजिशन पर ही ध्यान दिया। ये कंपटीशन के लिए तो सही है क्योंकि जजेस कंपोजिशन के बेस पर ही जज करते हैं, लेकिन उसके म्यूजिक में फीलिंग्स नहीं होती थी, इसलिए ऑडियंस कोसे से नफरत करने लगी और उसे उसकी मॉम का पपेट, रोबोट और ह्यूमन मेट्रोनोम ये सब बुलाया करते थे। तो अब कंपटीशन शुरू होता है और एक एक कंटेस्टेंट परफॉर्म करना शुरू करते हैं, लेकिन जब आयजा स्टेज पर आता है तो अचानक से पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है। लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। असल में ये एक्साइटमेंट इसलिए थी
क्योंकि आयजा प्रेजेंट टाइम में सबसे बेस्ट पियानिस्ट था। उसकी तरह कोई प्ले नहीं कर सकता था और पिछले 2 सालों से वो हर एक कंपटीशन में फर्स्ट आ रहा था। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि पिछले साल ही आयजा मायहो कंपटीशन जीत चुका है और उसे जर्मनी से इनविटेशन भी आया होता है। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि इस बार कोसे मायहो में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो जर्मनी की ट्रिप कैंसिल कर देता है। उसके मास्टर उसे समझाते भी हैं कि वो ये कंपटीशन पिछले साल ही जीत चुका है, दोबारा पार्टिसिपेट करने का क्या मतलब है। आयजा कहता है मतलब है क्योंकि मुझे कोसे को हराना है। सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और अब आयजा की परफॉर्मेंस शुरू होती है। वो इतना अच्छा प्ले करता है कि ऑडियंस उसका म्यूजिक फील कर पा रही थी। कंपोजिशन करेक्ट होने के साथ साथ उसके म्यूजिक में फीलिंग भी होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैक स्टेज से कोसे आयजा की परफॉर्मेंस देख रहा था और उसके साथ एमी भी थी, जो कि उसे बताती है तुम्हें पता है आयजा आज टॉप पर सिर्फ तुम्हारी वजह से है। अब आयजा परफॉर्मेंस के बाद बैक स्टेज में आता है और कोसे से कहता है क्या तुमने मेरी परफॉर्मेंस देखी। इस पर कोसे कहता है हाँ तुमने काफी अच्छा प्ले किया। कोसे के मुंह से ये सुनकर आयजा पिघल जाता है और उसका गुस्सा बिल्कुल गायब हो जाता है। तो अब बारी थी एमी की। वो रेडी हो रही थी और वहीं ऑडियंस में हम आयजा और एमी के इंस्ट्रक्टर्स को एक दूसरे से बात करते हुए देख पाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पिछले 2 साल एमी के लिए काफी मुश्किल भरे थे। वो कंपटीशन में काफी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी क्योंकि उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं था। एमी की टीचर ओचियाई कहती हैं लेकिन आज सब बदलने वाला है और आज ही आयजा का बेस्ट पियानिस्ट का टाइटल भी उससे छीनने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमी स्टेज पर आती है और इसी के साथ हम एक फ्लैशबैक देख पाते हैं जहाँ पर वो ओचियाई को बता रही थी कि कोसे को उसने पहली बार एक कंपटीशन में देखा था। वो बोर होकर सो ही रही थी कि तभी स्टेज पर कोसे आता है, बिल्कुल डरा हुआ सा। लेकिन जब वो पियानो प्ले करना स्टार्ट करता है एमी की सारी बोरियत बिल्कुल गायब हो जाती है और कोसे का म्यूजिक उसके दिल को इतना छूता है कि वो जोर जोर से रोने लग जाती है और उसी दिन उसका फ्यूचर डिसाइड हो गया था। आगे एमी कहती है लेकिन मैंने उसके बाद कोसे को उस तरह से पियानो प्ले करते हुए कभी नहीं देखा। उसके बाद वो एक मशीन बन गया था म्यूजिक शीट को फॉलो करने वाला। अब सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और एमी परफॉर्म करना शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ कोसे और आयजा बैक स्टेज से उसे परफॉर्म करते हुए देख रहे थे और यहाँ पर आयजा कोसे को बताता है कि एमी कोसे को लाइक वाइक करती है। वहीं दूसरी तरफ स्टेज पर एमी के परफॉर्मेंस से ऑडियंस के साथ साथ जजेस भी शॉक थे कि एक 14 साल की लड़की इतनी परफेक्शन के साथ पियानो कैसे प्ले कर सकती है। और सबसे ज्यादा शौक तो आयजा के इंस्ट्रक्टर को लगता है। यहाँ पर एमी अपने म्यूजिक के थ्रू उस कोसे को वापस बुलाना चाह रही थी जिसे उसने पहली बार देखा था, ना कि उस कोसे को जो कि बस एक रोबोट की तरह प्ले करता है। तो एमी की परफॉर्मेंस खत्म होती है और ऑडियंस की तरफ से उसे काफी तगड़ा रिस्पॉन्स मिलता है और हम देखते हैं कि एमी की परफॉर्मेंस से आयजा का मुंह खुला का खुला रह जाता है और कोसे और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है। वहीं एमी अब बैक स्टेज की तरफ पहुंचती है और वो कोसे को पकड़कर उससे कुछ कहने वाली थी और यहाँ पर आयजा को लगता है कि शायद वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाली है। लेकिन तभी एमी कोसे को छोड़कर आगे चली जाती है, ये कहकर कि मेरे म्यूजिक ने बहुत कुछ कह दिया है और अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम काउरी को देख पाते हैं जो कि वॉशरूम में जाती है कुछ मेडिसिन लेने के लिए। अब सीन वापस से शिफ्ट होता है कोसे की तरफ। उसका नंबर आ गया था और वो जैसे ही स्टेज की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ कोसे के फ्रेंड्स भी काफी ज्यादा टेंशन में थे, ये सोचकर कि कोसे स्टेज पर आएगा कि नहीं, कहीं वो आयजा और एमी की परफॉर्मेंस की वजह से पीछे न हट जाए। और तभी हम देखते हैं कि कोसे स्टेज पर आ जाता है। कोसे अब अपनी सीट के पास आकर खड़ा ही रह जाता है और तभी हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि छोटी सुबह की कोसे के घर आती है उसे बुलाने के लिए ताकि ये दोनों खेल सकें, लेकिन कोसे यहाँ पर मना कर देता है ये कहकर कि उसे प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर हम कोसे के पूरे हाथ पर चोट के निशान भी देख पाते हैं और तभी उसकी मॉम अंदर से उसे आवाज लगाती है और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि कोसे की मॉम हॉस्पिटल में थी। कोसे उनके पास आता है और बताता है कि वो फिर से कंपटीशन में फर्स्ट आया है। इस पर उसकी मॉम कहती है पता है मेरे लिए तुम्हारी ये कामयाबी ही सबसे बड़ी मेडिसिन है। इस पर कोसे कहता है अगर ऐसा है मॉम तो मैं हर एक कंपटीशन में आपके लिए फर्स्ट आऊंगा ताकि आप बेटर फील कर सकें। अब सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और कोसे अपनी मॉम की घोस्ट को पियानो के बगल में ही देख पा रहा था।
उसकी मॉम कहती है, आओ कोसे, बैठो यहाँ पर। कोसे काफी ज्यादा डरा हुआ था। वहीं ऑडियंस सोच रही थी कि आखिर वो खड़ा क्यों है, वो बैठ क्यों नहीं रहा। खैर, कोसे हिम्मत करके बैठता है और पियानो प्ले करना शुरू करता है। स्टार्टिंग में उसे नोट्स सुनाई दे रहे थे और वो बचपन की तरह ही बिल्कुल एक्यूरेट प्ले कर रहा था। ऑडियंस में बैठे आयजा और एमी कहते हैं, सो फाइनली 2 साल के बाद कोसे वापस लौट आया, वो कोसे जिससे हम कभी इंस्पायर हुए थे। वहीं कोसे सोचता है कि ये तो मैं वैसे ही प्ले कर रहा हूँ जैसे मैं बचपन से प्ले करता आया हूँ। तभी उसे फिर से उसकी मॉम का घोस्ट नजर आता है, जो कि उससे कहती है, तुम्हें ऐसे ही प्ले करना भी चाहिए, तभी तो तुम अपनी माँ के लिए फर्स्ट पोजीशन पर आ सकोगी। इसी के साथ हम एक फ्लैशबैक देख पाते हैं जिसमें अब कोसे की मॉम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर कोसे की परफॉर्मेंस देखने के लिए आई होती हैं। और यहाँ पर इसी खुशी में आज कोसे अपने मन से पियानो प्ले करता है, मतलब खुश होकर, फीलिंग्स के साथ। लेकिन कोसे की ये हरकत उसकी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और परफॉर्मेंस के बाद वो उसे मारते हुए कहती हैं कि मैंने तुम्हें म्यूजिक शीट को फॉलो करना सिखाया है, ना कि तुम्हारे इमोशन को फॉलो करना। यहाँ पर बेचारे छोटे से कोसे का सब्र का बांध टूट जाता है और वो म्यूजिक शीट को अपनी मॉम के मुंह पर फेंक कर कहता है, मैंने हमेशा आपकी बात मानी है, तब भी जब मैं सिर्फ अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता था। मैंने हर दिन लगातार प्रैक्टिस की ताकि आपको खुश कर सकूं और फर्स्ट पोजीशन पर आ सकूं, लेकिन अब बस मैं अब ये नहीं कर सकता और आई विश कि आप मर जाएं। तो ये कुछ आखिरी शब्द थे जिसे कोसे ने अपनी मॉम से कहा था, क्योंकि इसी के बाद कोसे की मॉम की डेथ हो जाती है। तो अब जबकि कोसे ने कंपटीशन का प्रीलिम्स पास कर लिया था तो उसे फाइनल में भी परफॉर्म करना था। अब हम कोसे को कंपटीशन के फाइनल्स में परफॉर्म करते हुए देख पाते हैं और वो बिल्कुल वैसा ही पियानो प्ले कर रहा था जैसा कि उसकी मॉम ने उसे सिखाया था, कहीं पर कोई भी गलती नहीं। और ये चीज देखकर ऑडियंस काफी शॉक होती है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इस लड़के की मॉम की डेथ हुई है और ये यहाँ पर बैठकर बिल्कुल परफेक्टली पियानो प्ले कर रहा है। कोसे परफॉर्मेंस के दौरान उसी जगह पर नजर डालता है जहाँ पर हमेशा उसकी मॉम बैठा करती थी और यहाँ पर पहली बार कोसे को उसकी मॉम का घोस्ट नजर आता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और तभी उसे नोट्स सुनाई देना बंद हो जाते हैं और उसकी मॉम उसके बगल में आकर कहती है, यही तो है तुम्हारी सजा, मुझे और मेरे सपने को ठुकराने के लिए। तो यहाँ पर हम पूरी तरह से समझ पाते हैं कि आखिर कोसे को नोट्स क्यों नहीं सुनाई देते और उसके साथ हुआ क्या था। खैर, अब सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और कोसे की मॉम का घोस्ट उसके साथ ही था और यहाँ पर उसे फिर से नोट्स सुनाई देना बंद हो जाते हैं। वहीं आयजा और एमी शॉक थे कि आखिर अचानक से कोसे को हो क्या गया है। तभी वो चियाई एमी को बताती हैं कि एक अफवाह है कि कोसे को उसके खुद के नोट्स सुनाई नहीं देते। अब जजेस भी यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे कि आखिर कब तक वो इतना बुरा पियानो प्ले करता रहेगा। वहीं बेचारा कोसे स्ट्रगल कर रहा था। वो कहता है, क्या फायदा हुआ कंपटीशन में आने का, मैं तो अभी भी अपनी माँ की परछाई में ही कैद हूँ। बेचारा कोसे काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद हार मानकर रुक ही जाता है और तभी यहाँ पर वो काओरी के साथ कंपटीशन वाले दिन को याद करता है और कहता है कि उस दिन हम दोनों ही रुक गए थे, लेकिन फिर किस तरह से काओरी ने उसे मोटिवेट करा था दोबारा से प्ले करने के लिए। उस लम्हे को याद करके कोसे फिर से पियानो प्ले करना शुरू कर देता है, लेकिन अभी भी वो आउट ऑफ सिंक था और तभी उसे याद आता है कि काओरी ने कहा था कि अगर तुम्हें नोट सुनाई नहीं देते हैं तो तुम उसे इमेजिन करो जिस तरह से तुम उसे प्ले करना चाहते हो। कोसे काओरी के साथ बिताए हर एक पल को याद करके कहता है, ठीक है तो मैं फिर तुम्हारे लिए प्ले करूंगा। तो इसके बाद ही कोसे के पियानो प्ले करने में जो चेंज आता है उससे सभी बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में वो एक रोबोट की तरह प्ले कर रहा था, फिर बीच में वो एक छोटे बच्चे की तरह प्ले करने लग जाता है, लेकिन अब उसके म्यूजिक में फीलिंग आ चुकी थी। उसका पियानो सुनकर ऑडियंस तो उसकी म्यूजिक में बिल्कुल खो जाती है और वहीं ऑडियंस में बैठी काओरी कहती है, वेलकम होम कोसे। वहीं कोसे कहता है कि क्या ये म्यूजिक उस तक पहुंच रहा है, आई होप कि ये म्यूजिक उस तक पहुंच जाए। तो इसी के साथ ये परफॉर्मेंस यहीं पर खत्म होती है और ऑडियंस तो म्यूजिक में इतना खो चुके थे कि वो क्लैप करना ही भूल जाते हैं। कोसे को ऑडियंस की तरफ से इतना अच्छा तो रिस्पांस नहीं मिलता, लेकिन उसके चेहरे पर इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था, क्योंकि उसने आज कंपटीशन जीतने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ एक ही शख्स के लिए प्ले किया था। अब कोसे ऑडिटोरियम से निकलकर एग्जिट की तरफ बढ़ रहा था अपने दोस्तों के पास, तभी उसके सामने से जजेस गुजर रहे थे और इनमें से एक खड़ूस जज कोसे से कहता है कि ये कंपटीशन अपना टैलेंट दिखाने की जगह है, ना कि अपने पर्सनल इश्यूज को सॉल्व करने की जगह।
जजेस के जाते ही यहाँ पर एक हिरोको नाम की लेडी आती है जो कि कहती हैं कि ये खड़ूस अभी भी सुधरा नहीं। कोसे उन्हें देखते ही पहचान लेता है। असल में हिरोको और कोसे की मॉम कॉलेज की फ्रेंड्स थी और हिरोको जापान की लीडिंग पियानिस्ट भी हैं। वो कोसे को यहाँ पर बड़े ही प्यार से हक कर लेती हैं और हम एक फ्लैशबैक सीन देख पाते हैं। असल में कोसे के टैलेंट को पहचानने वाली हिरोको ही वो पहली शख्स थी। कोसे के दोस्त इन दोनों को दूर से मिलते जुलते हुए देख रहे थे और तभी हिरोको सुबाकी और काओरी को देखकर कहती हैं, तो इनमें से कौन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिसके लिए तुम आज प्ले कर रहे थे? अब झूठ मत बोल देना कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तुम अपने म्यूजिक के थ्रू चीख चीख कर अपने प्यार का इजहार कर रहे थे। तो हिरोको के चले जाने के बाद कोसे खुद से सवाल करता है कि क्या सच में ऐसा है? पर काओरी तो मेरे बेस्ट फ्रेंड को लाइक करती है और मैं उसके लिए सिर्फ एक दोस्त हूँ। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि रिजल्ट अनाउंस हो गया था और जाहिर सी बात है कि कोसे का नाम लिस्ट में नहीं था। वो डिस्क्वालीफाई हो गया था क्योंकि वो बीच में रुक गया था और बीच में रुकने का मतलब है डिस्क्वालीफाई होना। यहाँ पर हम आइजा को देख पाते हैं जो कि लिस्ट में कोसे का नाम न देखकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहा था। वो कोसे के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। वो पूछना चाहता था कि आखिर उस कोसे का क्या हुआ जिसे वो अपना हीरो मानता था और आखिर 2 साल तक उसने क्या किया। कोसे आइजा के चेहरे की बेचैनी से उसके सारे सवाल समझ जाता है और जवाब देता है कि मुझे परवाह नहीं कि आज मैंने कैसा प्ले किया, मुझे बस ये पता है कि मैंने पूरी ईमानदारी से मेरे पास जो भी था मैंने उसके साथ अपनी परफॉर्मेंस दी है। आगे कोसे कहता है कि मोजार्ट ने कहा है वी शुड गो ऑन अ जर्नी, और मुझे नहीं पता कि ये जर्नी मुझे कहाँ ले जाने वाली है, लेकिन इस जर्नी की तरफ मैंने अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। कोसे के जाने के बाद आइजा कहता है ये बदल गया है। इस पर एमी कहती है शायद अब उसे पियानो प्ले करने की एक वजह मिल गई है। सीन शिफ्ट होता है और कोसे अब अपने दोस्तों के साथ घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी वतारी सुबाकी से कहता है उससे कुछ कहो, वो पहली बार अपनी लाइफ में हारा है, उसे मोटिवेट करो। इनकी बातें सुनकर कोसे कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों को फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि काओरी अपने घर पहुंचती है और तभी उसे एक लेटर मिलता है जो कि उसी म्यूजिक कंपटीशन की तरफ से आया था जिसमें कोसे और काओरी ने मिलकर एक साथ परफॉर्म किया था। अब अगले दिन हिरोको कोसे के घर पहुंचती हैं और देखती हैं कि कोसे कल के कपड़ों में ही पियानो के पास सो रहा था। उसके हाथ को देखकर हिरोको को रियलाइज होता है कि उसने सारी रात पियानो प्ले किया है जैसा वो बचपन में करता था। खैर, अब कोसे हिरोको को चाय शाय देता है और हिरोको उससे कहती है मुझे लगा नहीं था कि तुम कभी दोबारा प्ले करोगे, फिर तुम्हें किस चीज ने मोटिवेट कर दिया दोबारा प्ले करने के लिए? कोसे बताता है अप्रैल का दिन था और तब मैं एक पागल लड़की से मिला जो कि मुझे खींचकर स्टेज पर ले गई और वहाँ पर मैंने पहली बार वो फील किया जो कि मैंने इससे पहले कभी फील नहीं किया था। और फिर मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं भी इस पागल सी वायलिनिस्ट जैसा एक पागल सा पियानिस्ट बन जाऊं। ये सुनकर हिरोको कहती हैं ठीक है, फिर आज से मैं तुम्हारी गार्जियन और मैं तुम्हें पियानो फिर से सिखाऊंगी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और अब हम कोसे को वतारी और सुबाकी के साथ टेरेस पर देख पाते हैं। तभी यहाँ पर काओरी आकर उसे वो लेटर दिखाते हुए बताती है कि म्यूजिक कंपटीशन की तरफ से उन्हें गाला इवेंट में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया है। तब इसके बाद हम देखते हैं कि काओरी एक सॉन्ग चूज करती है कॉन्सर्ट में प्ले करने के लिए, लेकिन ये सॉन्ग कोसे को पसंद नहीं आता क्योंकि ये एक सैड सॉन्ग था। वो इसे चेंज करने के लिए बोलता है, लेकिन काओरी ने तो ठान ली थी उसी सॉन्ग को प्ले करने की। अब रात को कोसे और काओरी एक साथ घर जा रहे थे। तभी काओरी को एक ग्राउंड में बहुत सारे फायरफ्लाइज नजर आते हैं जिसमें वो कूद पड़ती है और फिर वो कोसे से पूछती है 2 साल के बाद तुम्हारा पहला कंपटीशन था तो कैसा रहा? कोसे कहता है पता है, वहाँ पर मैंने एक चीज रियलाइज की कि सभी के दिल में किसी तरह का इमोशन था। किसी के अंदर उम्मीद, दिखावे की इच्छा थी तो किसी के अंदर गुस्सा और अकेलापन। काओरी पूछती है तो तुम्हारे दिल में क्या था, क्या थी तुम्हारी इंस्पिरेशन? कोसे हिम्मत करके बोल ही देता है कि तुम थी। ये कहकर कोसे आगे बढ़ता है और तभी काओरी कहती है तुम्हें पता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम्हारी हेल्प करने के लिए। अब काओरी ने ये बात क्यों बोली है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हमें आगे पता चलेगी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कोसे और काओरी एक साथ प्रैक्टिस कर रहे थे और यहाँ पर कोसे थोड़ा सा खोया हुआ नजर आ रहा था, उसका ध्यान कहीं और ही था। तभी काओरी उसे बॉटल से हिट करके कहती है क्या तुम एक रोबोट की तरह प्ले कर रहे हो, थोड़ा इमोशन लाओ। असल में काओरी ने लव सॉरो नाम का सॉन्ग सेलेक्ट किया था। ये एक सैड सॉन्ग है
और कोसे को जॉयफुल मतलब हंसी खुशी वाला सॉन्ग प्ले करना चाहता था। काओरी कहती है, मुझे पता है तुम इस गाने को प्ले नहीं करना चाहते, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर क्यों। अब अगले ही पल हम कोसे को उसके घर में देख पाते हैं, जहाँ पर उसके सामने उसी गाने की म्यूजिक शीट रखी हुई थी। तभी वो कहता है, मैं इसे नहीं प्ले कर सकता क्योंकि ये गाना मुझे मेरी माँ की याद दिलाता है। असल में ये वही गाना था जिसे कोसे की माँ अक्सर प्ले किया करती थी। ये उनका पसंदीदा गाना था। कोसे अपनी मॉम को याद करके रो ही रहा था, तभी रूम में हिरोको आ जाती हैं और उसे रोता हुआ देखकर उसे एक फेस्टिवल में ले जाती हैं। यहाँ पर कोसे हिरोको से पूछता है कि क्या मुझे मॉम ने कभी माफ किया होगा मेरे उस दिन के बर्ताव के लिए। हिरोको कहती है, मुझे यकीन है तुम्हारी मॉम को बुरा नहीं लगा होगा, बल्कि वो अपने बेटे को एक पियानिस्ट के तौर पर स्टैंड लेते हुए देखकर खुश हुई होंगी। कोसे कहता है, फिर भी वो मेरी मॉम थी और मैं उस दिन को भूल नहीं पा रहा। इन दोनों की बातचीत के बीच हिरोको की बेटी आ जाती है और कोसे उसके साथ बिजी हो जाता है। तभी हिरोको कहती हैं कि शायद मुझे कोसे के साथ इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि मुझे उसे सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो एक मैच्योर पियानिस्ट बन सके और अपनी मॉम को गुड बाय कर सके। असल में कोसे के साथ मसला ये था कि वो अपनी मॉम को अभी तक भुला नहीं पाया है। उस दिन से ही उसके दिल में एक गिल्ट सा बैठ गया है जो कि वो अभी तक निकाल नहीं पाया है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि ये सभी दोस्त मिलकर रात को चुपके से स्कूल में फायरवर्क्स जला रहे थे। यहाँ पर बातचीत के दौरान काशिवागी कोसे और काओरी से पूछती है कि तुम दोनों ने हाई स्कूल के बारे में क्या सोचा। मुझे लगता है कि तुम दोनों किसी म्यूजिक स्कूल में चले जाओगे। इस पर काओरी कहती है, पता नहीं, मैंने अभी अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा नहीं है। फिर वो कहती है, वैसे भी क्या रखा है फ्यूचर में, अभी तो बस हम दोनों को गाला कॉन्सर्ट में धूम मचाना है। ये सुनकर वतारी कहता है, हाँ ये हुई ना बात। फिर दोनों मिलकर आपस में हंसने लग जाते हैं और कोसे दोनों को एक साथ देखकर कहता है, ये दोनों तो एक साथ अच्छे भी लगते हैं। कोसे काओरी को देख रहा था, जिससे जेलस होते हुए सुबह की कोसे को पानी में धक्का दे देती है और पानी में गिरते ही कोसे कहता है, यहाँ तो बिल्कुल वैसा ही अंधेरा है और मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। पानी में डूबते हुए कोसे को हिरोको की बात याद आती है, वो ये कि शायद उसका ये नोट सुनाई ना देना कोई श्राप या सजा नहीं, बल्कि उसके लिए एक तोहफा है जो कि उसकी मॉम जाते जाते उसे देकर गई हैं। वो अपनी इस नोट्स ना सुनाई देने वाली एबिलिटी को इस्तेमाल कर सकता है अपने अंदर की इमेजिनेशन और इमोशंस को म्यूजिक के रूप में बाहर निकालने के लिए। ये सोचते सोचते कोसे की आँख क्लोज हो जाती है और अगले पल जब उसकी आँख खुलती है तो उसके दोस्त उसके सामने थे और वो पूल से बाहर था। तो अब अगली सीन में हम देखते हैं कि आज गाला कॉन्सर्ट का दिन था। हॉल में हम एमी को देख पाते हैं जो कि मास्क वास्क लगाकर बिल्कुल अपना रूप बदल कर इवेंट में आई थी कोसे की परफॉर्मेंस देखने के लिए। लेकिन तभी पास से ही ओचियाई गुजरती हैं जो कि उसे देखते ही उसे पहचान लेती हैं और कहती हैं, मुझे पता है कोसे भी आज परफॉर्म करने वाला है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही बुकिंग करा दी थी, जल्दी करो हमें फ्रंट सीट लेनी है। एमी बिल्कुल एम्बैरेस हो जाती है और वो कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो यहाँ पर सिर्फ कोसे के लिए तो नहीं आई है। खैर अब शो स्टार्ट हो चुका था और बाहर हम कोसे को पैनिक करते हुए देख पाते हैं क्योंकि अभी तक काओरी नहीं आई थी। वतारी काओरी को बहुत सारी कॉल्स भी करता है लेकिन वो एक भी कॉल पिक नहीं करती। वहीं हम उसके पेरेंट्स की शॉप भी देख पाते हैं जो कि क्लोज थी। तो अब हिरोको कोसे को लेकर अंदर जाती हैं और कोसे पूछता है कि अब हम क्या करें। हिरोको कहती हैं कि मैं स्टाफ से बात करने की कोशिश करती हूँ कि वो तुम दोनों की परफॉर्मेंस लास्ट में शिफ्ट कर दें ताकि हम काओरी का वेट कर सकें, और अगर वो लास्ट तक नहीं आ पाती है तो परफॉर्मेंस भूल जाना। अब हम देखते हैं कि हिरोको स्टाफ से रिक्वेस्ट कर रही थी लेकिन वो स्टाफ मानता ही नहीं है और कहता है कि वो शेड्यूल चेंज नहीं कर सकता क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा गुजरता है जिसका नाम माइक होता है और माइक एक वायलिनिस्ट है। हिरोको माइक के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम पहले परफॉर्म करने जा सकते हो क्योंकि हमारी वायलिनिस्ट थोड़ी लेट हो गई है। माइक जैसे ही काओरी का नाम सुनता है वो इनकार कर देता है और कहता है नहीं, वो उनकी हेल्प नहीं करेगा। वो कहता है कि लास्ट परफॉर्मेंस उसी की है और वो उसका वक्त रहेगा शाइन करने का, वो ये मौका किसी को नहीं देगा। असल में यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है कि लास्ट में परफॉर्म करने का वक्त सबसे बेस्ट होता है। हिरोको कहती है, ओ सॉरी हमने तुम्हें डिस्टर्ब किया, वो परफॉर्मेंस कैंसिल करने ही वाली थी कि तभी वो बच्चा काओरी की इंसल्ट करने लग जाता है कि ये उसकी गलती है, वो आखिर टाइम पर क्यों नहीं पहुंची। ऑडियंस उसे जरा सा पसंद करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो देर से आ सकती है। माइक की बात सुनकर हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो काओरी से नफरत करता है।
माइक की बात से हिरोको काफी गुस्सा होती है, लेकिन कोसे गुस्सा होने के बजाय उससे माफी मांगकर कहता है, तुम्हें पता है आज इस इवेंट में सिर्फ हम ही शाइन करने वाले हैं। तो इसके बाद कोसे और काओरी दोनों का नाम अनाउंस होता है और स्टेज पर कोसे अकेला ही पहुंचता है, जिसे देखकर ऑडियंस थोड़ा सा निराश होती है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग काओरी के परफॉर्मेंस का ही वेट कर रहे थे। वहीं अब कोसे पियानो प्ले करना शुरू करता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में था, जो माइक ने काओरी की इंसल्ट की थी उसकी वजह से। कोसे यहाँ पर काफी जोर से पियानो की कीज हिट कर रहा था। फिर वो खुद से सवाल करने लग जाता है कि क्या ये सॉन्ग उसे इसी तरह से प्ले करना चाहिए। उसकी माँ ने तो कभी भी इस तरह से इस गाने को प्ले नहीं किया था। कोसे कहता है अगर माँ यहाँ होती तो वो किस तरह से प्ले करती। ये कहकर कोसे अब काफी जेंटली पियानो प्ले करने लग जाता है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। वहीं हिरोको बैक स्टेज से कोसे को प्ले करते हुए सुन रही थी और वो कहती हैं कि ये तो साकी है, साकी यहीं पर मौजूद है, मैं उसे सुन सकती हूँ। जी हाँ, कोसे की मॉम का नाम साकी था। इसी के साथ यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक देख पाते हैं। तो कोसे की म्यूजिक शीट फेंक कर चले जाने के बाद साकी उन्हें उठा रही थी और हिरोको साकी पर चिल्ला रही थी कि वो अपने बेटे को इस तरह से कैसे मार सकती है। वो एक छोटा सा बच्चा है और वो पूरी कोशिश कर रहा है तुम्हें खुश करने की। साकी म्यूजिक शीट उठाते हुए व्हील चेयर से गिर जाती हैं और कहती हैं मुझे दिख रहा है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, पर मेरे पास वक्त कम है। तो असल में कोसे की मॉम को एक बीमारी है जिसकी वजह से वो बहुत जल्द मर जाएंगी। और अब यहाँ पर हम कोसे की मॉम का पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाते हैं। तो दरअसल जैसे कि अभी मैंने बताया कि कोसे की मॉम मर जाएंगी और मरने से पहले वो अपने बेटे को किसी काबिल बनाना चाहती थी। कोसे बचपन से ही किसी भी स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं था, उसके पास कोई दूसरा टैलेंट भी नहीं है सिवाय पियानो प्ले करने की। इसलिए कोसे की मॉम उसके इसी स्किल को बेटर करना चाहती थी अपने मरने से पहले, ताकि कोसे बड़ा होकर इसी स्किल के थ्रू एक आसान जिंदगी गुजार सके। और अभी तक जैसे हमें दिखाया गया है कि कोसे की मॉम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, वो इसी वजह से क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास जितना भी वक्त है वो उसी वक्त को इस्तेमाल करते हुए कोसे को बेटर बनाना चाहती हैं। अब अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि आखिर हिरोको कोसे से क्यों दूर चली गई थी। दरअसल जब कोसे को नोट सुनाई देना बंद हो गए थे तब हिरोको इसका जिम्मेदार खुद को समझती हैं, क्योंकि वो साकी से कभी कोसे को पियानिस्ट बनाने को ना कहती और ना ही ये सब कभी होता। तो हिरोको जानबूझकर खुद कोसे से दूर चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अगर कोसे म्यूजिक से जुड़ा रहा तो उसे सिर्फ तकलीफ ही होगी। लेकिन फिर जब हिरोको कोसे का नाम माय हू कंटेस्टेंट की लिस्ट में देखती हैं तो वो खुद को रोक नहीं पाती कोसे से मिलने से, और फिर इस तरह से वो कोसे के पास वापस आ जाती हैं। सीन अब वापस से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और कोसे बड़े प्यार से अपनी माँ को याद करते हुए सॉन्ग प्ले कर रहा था। और यहाँ पर वो ये बात एडमिट करता है कि उसकी माँ के घोस्ट की वो परछाई उसकी ही एक क्रिएशन थी, उसने ही वो शैडो अपने मन में क्रिएट कर ली थी पियानो से दूर भागने के लिए। क्योंकि असल में साकी की डेथ के बाद कोसे कमजोर पड़ गया था और वो पियानो प्ले नहीं करना चाहता था, क्योंकि पियानो से उसकी माँ की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। तो इसी के साथ परफॉर्मेंस खत्म होती है और कोसे खड़ा होकर उसी जगह पर नजर डालता है जहाँ पर उसकी माँ हमेशा हुआ करती थी। लेकिन इस बार कोसे को वहाँ पर कोई भी घोस्ट नजर नहीं आता है। अब कोसे बैक स्टेज की तरफ आता है हिरोको के पास और हिरोको उससे पूछती है कि क्या तुमने अपनी मॉम को देखा। कोसे कहता है मॉम तो यहाँ है मेरे अंदर, मेरी हर आदतों में, जैसे मैं पियानो कीज को हिट करता हूँ, जैसे मैं खाना खाता हूँ, मेरी हर एक आदत में मेरी माँ है, हम दोनों तो जुड़े हुए हैं। फिर वो रोने लग जाता है और कहता है हिरोको क्या मेरा म्यूजिक मेरी माँ तक पहुँचा होगा। हिरोको उसे हक कर लेती हैं और कहती हैं जरूर पहुँचा होगा। हिरोको के गले लगे हुए कोसे कहता है थैंक यू मॉम, आपने मुझे पियानो सिखाया जिसकी वजह से मैं अलग अलग लोगों से जुड़ पाया और इमोशंस को समझ पाया। ये सब आपकी ही वजह से हुआ और मैं अब खुश हूँ। थैंक यू अगेन एंड गुड बाय। सो फाइनली यहाँ पर कोसे अपनी मॉम को गुड बाय कर देता है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि माइक स्टेज पर पहुँचता है और वो कोसे की परफॉर्मेंस देखकर काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गया था। वो स्टेज से भाग जाना चाहता था, लेकिन तभी उसकी नज़र जाती है ऑडियंस में बैठी उसकी मॉम पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। उन्हें देखकर वो कहता है कि क्या मैंने कभी इतनी ईमानदारी के साथ अपने पूरे दिल से प्ले किया है जैसा आज कोसे ने प्ले किया। माइक वायलिन प्ले करना शुरू करता है ये कहकर कि आज मैं सिर्फ अपनी माँ की आवाज़ सुनना चाहता हूँ। ऑडियंस में बैठा एक जज उसका वायलिन सुनकर कहता है अच्छा, तो कोसे की म्यूजिक ने तुम्हारे दिल को भी पिघला दिया।
माइक की परफॉर्मेंस के साथ ही ये इवेंट यहीं पर खत्म होता है और अब कोसे हिरोको के साथ बाहर आता है और वतारी और सुबाकी दोनों उसकी तरफ भागते हैं। लेकिन अचानक से सुबाकी बीच में ही रुक जाती है और कहती है ये काफी अजीब है, मेरे पास कोसे को कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। वतारी कोसे की तारीफ करता है लेकिन सुबाकी कुछ नहीं कहती, जिस पर कोसे सुबाकी से कह ही देता है कि क्या तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगी। सुबाकी खड़ी रह जाती है और कुछ भी नहीं कह पाती। अब अगले दिन कोसे म्यूजिक रूम में पियानो प्ले कर रहा था और वो कहता है मुझे लगा जब मैं इस म्यूजिक रूम में आऊंगा तो तुमसे मुलाकात हो जाएगी, लेकिन तुम यहाँ भी नहीं हो। मेरे पास ना ही तुम्हारा ईमेल एड्रेस है और ना ही तुम्हारा फोन नंबर। कोसे ये सब सोच ही रहा था कि तभी सुबाकी भागते हुए वहाँ आती है और बताती है कि काओरी गिरकर बेहोश हो गई थी और अभी वो हॉस्पिटल में है। काओरी का सुनते ही कोसे फौरन से हॉस्पिटल में पहुँचता है और काओरी उससे कहती है हे सॉरी, मुझे वक्त नहीं मिला था तुम्हें बताने का। अब अगली सीन में हम कोसे, सुबाकी और वतारी को दोबारा से काओरी को विजिट करते हुए देख पाते हैं। यहाँ पर वो बताती है कि वो अपने घर में चलते चलते गिर गई, जिसके बाद उसके पेरेंट्स उसे फौरन से हॉस्पिटल ले आए और अब डॉक्टर्स उस पर कुछ टेस्ट करेंगे, फिर वो डिस्चार्ज हो जाएगी। इस पर कोसे कहता है ऐसा दूसरी बार तुम्हारे साथ हुआ है, वो भी इतने कम समय में, और पिछली बार भी तो उन्होंने तुम पर टेस्ट किए थे। काओरी कहती है उन्हें कुछ और टेस्ट करने हैं, डॉक्टर्स को तो तुम जानते ही हो। पता नहीं क्यों पर कोसे को यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो इन तीनों के जाने के बाद काओरी के पास नर्स आती है और पूछती है कि क्या तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलकर चले गए, क्या मैं फिर से तुम्हें आईवी ड्रिप लगा दूं। आईवी ड्रिप एक सोल्यूशन होता है जो कि डायरेक्टली पेशेंट्स की ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर काओरी को आईवी ड्रिप्स क्यों लगाए जा रहे थे ये यहाँ पर नहीं बताया गया है, वो शायद हमें आगे जाकर पता चलेगा। काओरी हाँ में जवाब देती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि काशिवागी और सुबाकी एक साथ बैठी हुई थी। तभी साइटो का मैसेज आता है जिस पर काशिवागी कहती है क्या तुमने अभी तक साइटो से ब्रेकअप नहीं किया। सुबाकी कहती है आखिर मैं उससे ब्रेकअप क्यों करूंगी, मुझे उस पर हमेशा से ही क्रश रहा है। इस पर काशिवागी कहती है फिर कोसे का क्या। इस पर सुबाकी कहती है हम दोनों बचपन से एक साथ हैं और दोनों ने काफी टाइम एक साथ ही स्पेंड किया है, लेकिन मैं उसे एक छोटे भाई की तरह देखती हूँ। काशिवागी कहती है बस करो, फिर से छोटा भाई, तुम किसे बेवकूफ बना रही हो, मुझे या खुद को। काशिवागी आगे कहती है कि तुम छोटा भाई कहकर खुद को कन्विंस कर रही हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि इस समय पर तुम दोनों के बीच जो एक दोस्ती का रिश्ता है कहीं तुम उसे बिगाड़ ना दो। लेकिन पता है सुबाकी, एक वक्त आएगा जब तुम पीछे नहीं मुड़ सकोगी। आई होप तुम जल्द समझ जाओ। तो असल में यहाँ पर मसला ये है कि सुबाकी के दिल में कोसे के लिए फीलिंग्स है, लेकिन वो उसे एक्सप्रेस करने से डरती है क्योंकि कोसे भी उसे अपनी बड़ी बहन की तरह देखता है, ना कि किसी ऐसी लड़की की तरह जो कि उसकी गर्लफ्रेंड बन सकेगी। अब रात को हम कोसे को कावरी के पास देख पाते हैं और वो यहाँ पर अपने मन ही मन में कह रहा था कि आई होप तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रही हो और स्कूल वापस लौट आओगी। कोसे ये सब सोच ही रहा था तभी कावरी जोर जोर से हंसने लग जाती है, ये कहकर कि मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने ड्यूएट शो में सोलो परफॉर्म किया। कोसे कहता है हंसो मत, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था क्योंकि एक लड़के ने तुम्हारी इंसल्ट की थी। लेकिन पता है जब मैंने सॉन्ग प्ले करना शुरू किया तो मेरी माँ की यादें नोट्स में बदल गई और पूरा हॉल मेरी म्यूजिक से गूंज उठा। ये सुनकर कावरी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि काश मैं भी वहाँ पर मौजूद होती तुम्हारा लव सॉरो सुनने के लिए और हम दोनों फिर से एक साथ परफॉर्म कर पाते। कोसे कहता है हे कावरी, कहीं तुम भी तो मेरी माँ की तरह मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये चारों दोस्त कावरी को विजिट करने जाते हैं, जहाँ पर कोसे और कावरी आपस में लड़ने लग जाते हैं और उन्हें लड़ते हुए देखकर सुबाकी मुंह फुला लेती है। फिर जब ये चारों हॉस्पिटल से निकलते हैं तो काशिवागी देखती है कि सुबाकी साइटो के साथ जा रही है। काशिवागी दोनों को साथ देखकर एक प्लान बनाती है और अगले दिन हम काशिवागी को वतारी से बात करते हुए देख पाते हैं। असल में काशिवागी का प्लान था कोसे और सुबाकी को साथ में लाने का। इस पर वतारी कहता है हमें ये सुबाकी पर ही छोड़ देना चाहिए, उसे खुद ही ये रियलाइज करना होगा कि जो लड़का बचपन से उसकी साइड पर है वो उसके छोटे भाई जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात कहकर वतारी प्रैक्टिस के लिए चला जाता है और काशिवागी कहती है यही तो डर है कि कहीं वो रियलाइज करने में देर ना कर दे। वहीं अब हम कोसे को देखते हैं जो कि अपने स्कूल से निकल रहा था। तभी उसके क्लास टीचर आकर उससे कहते हैं तुम अकेले ही बचे हो क्लास में जिसने अभी तक अपने हाई स्कूल के बारे में डिसाइड नहीं किया है, तो प्लीज मुझे जल्द ही सोच कर बता दो। अब रात को हम देखते हैं कि सुबाकी काशिवागी से कॉल पर बात करते हुए घर जा रही थी
और काशिवागी उसे फिर से वही सब बातें समझा रही होती है कि उसे अपनी फीलिंग्स को समझना होगा, वरना इस चक्कर में कोई हर्ट हो सकता है। फोन कट करने के बाद सुबाकी कहती है, तो कौन है वो जो मुझे सच में पसंद है? और तभी सामने से कोसे भागते हुए उसकी तरफ आता है और कहता है, हे क्या तुम ठीक हो? काशिवागी ने मुझे बताया कि तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। सुबाकी को अच्छा खासा देखकर कोसे को रियलाइज हो जाता है कि काशिवागी ने उसके साथ प्रैंक किया है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों पॉप्सिकल खाते हुए बीच पर वॉक कर रहे थे और सुबाकी रेत पर बने कोसे के फुटस्टेप्स पर ही चल रही थी। और तभी वो कहती है, तुम बदल गए हो कोसे, अब तुम्हारी आंखों में एक चमक सी है और ये चमक और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब तुम पियानो प्ले करते हो। पियानो का नाम सुनकर कोसे रुक जाता है और सुबाकी को बताता है कि उसने हाई स्कूल के बारे में सोच लिया है। वो किसी म्यूजिक एफिलिएट हाई स्कूल में जाएगा जहाँ पर म्यूजिक कोर्स हो और इसके लिए शायद उसे घर भी छोड़ना पड़े। घर छोड़ने की बात सुनते ही सुबाकी रोते हुए वहाँ से भाग जाती है और कहती है, एक बार फिर से म्यूजिक की वजह से कोसे मुझसे दूर जा रहा है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सुबाकी ग्राउंड में भाग रही थी और वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। वो कहती है, जाओ कहीं भी चले जाओ, देश छोड़कर या फिर चांद पर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी सुबाकी काफी जोर से मुंह के बल गिरती है। काशिवागी उसे देखकर कहती है कि इस लड़की को तो अपना गुस्सा भी छुपाना नहीं आता। अब सुबाकी जब क्लास में पहुंचती है तो ये दोनों उसे देखकर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और सुबाकी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। फिर कोसे काशिवागी से कहता है, तुम्हें नहीं लगता इधर भी सुबाकी काफी अजीब बिहेव कर रही है? खैर, अब शाम को दिखाया जाता है कि सुबाकी साइटो के साथ जा रही थी और तभी साइटो यहाँ पर सुबाकी से ब्रेकअप कर लेता है। असल में जो बात सुबाकी को समझनी चाहिए थी वो साइटो समझ जाता है कि सुबाकी कोसे को लाइक करती है, इसलिए वो उससे ब्रेकअप कर लेता है ताकि वो दोनों एक दूसरे को और हर्ट ना कर सकें। अब रात को सुबाकी म्यूजिक रूम में बैठकर पियानो प्ले कर रही थी, तभी कोसे वहाँ आ जाता है प्रैक्टिस करने। फिर सुबाकी उससे बताती है कि आज उसका ब्रेकअप हो गया, लेकिन उसे इस बात से बुरा नहीं लग रहा, बल्कि इस बात से लग रहा है कि उसने साइटो को हर्ट कर दिया। वो कितनी बेवकूफ है, वो खुद की ही फीलिंग्स नहीं समझ पाई। ये सारी बातें कहकर सुबाकी कोसे पर आ जाती है और उसे सुनाने लग जाती है कि वो भी उसे छोड़कर जाने वाला है। सुबाकी को इतना रोते हुए देखकर कोसे कहता है, ठीक है तो मैं नहीं जाऊंगा और हमेशा तुम्हारी साइट पर ही रहूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोसे हॉस्पिटल के बाहर पहुंचता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती अंदर जाने की और वो आगे बढ़ जाता है। और तभी रास्ते में कोई कोसे पर एक वाटर बैलून फेंकता है। हम व्यूअर्स देखते हैं कि ये एक छोटी लड़की का काम होता है जो कि पेड़ पर होती है, लेकिन अचानक से पेड़ की टहनी टूट जाती है और वो लड़की डायरेक्ट नीचे गिरती है। अब नेक्स्ट सीन में जब उस लड़की की आँख खुलती है तो वो हिरोको के घर में थी। हिरोको को देखते ही वो लड़की उन्हें फौरन पहचान लेती है। फिर वो अपनी पहचान बताती है। असल में इस लड़की का नाम है नागी, जो कि म्यूजिक स्कूल की एक स्टूडेंट है और पियानो सीख रही है। यहाँ पर नागी हिरोको से रिक्वेस्ट करती है उसे अपना स्टूडेंट बनाने की, जिस पर हिरोको उसे पियानो प्ले करने को कहती है। नागी पियानो प्ले करती है और हिरोको को पसंद आता है, इसलिए वो उसे अपना स्टूडेंट बनाने को तैयार हो जाती है, जिस बात से नागी काफी खुश होती है और कहती है मिशन पूरा हुआ। मतलब ये सब उसका एक नाटक था हिरोको की स्टूडेंट बनने का। लेकिन यहाँ पर हिरोको भी उसे पियानो सिखाने की जिम्मेदारी कोसे को सौंप देती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कोसे इस बार कानेलेज लेकर फिर से हॉस्पिटल के बाहर पहुंचता है और इस बार वो हिम्मत करके काउरी के रूम के बाहर भी पहुंच जाता है, लेकिन फिर वतारी और काउरी को बात करते हुए सुनकर वो वहाँ से वापस लौट जाता है और उसने जो कानेलेज काउरी के लिए खरीदे थे वो थोड़ा खुद खा लेता है और रास्ते में एक कैट को खिलाने लग जाता है। और तभी यहाँ पर कोसे को काउरी की कॉल आती है। काउरी उस पर काफी चिल्लाती है कि वो उससे मिलने क्यों नहीं आया, जबकि वतारी रोज आता है। फिर वो अपना गुस्सा शांत करती है और कहती है कि लगता है तुम कुछ खा रहे हो। कोसे उसे बताता है कि वो कानेले खा रहा है। कानेले का नाम सुनकर काउरी को भी खाने का मन हो जाता है, जिस पर कोसे कहता है ठीक है मैं कल तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। अब रात को हम देखते हैं कि काउरी काफी ज्यादा खुश थी इस बात से कि कोसे उसके लिए एक कानेले लेकर आएगा। और तभी अचानक से काउरी जमीन पर गिर जाती है। वो काफी उठने की कोशिश करती है लेकिन उठ नहीं पाती। ऐसा लग रहा था कि उसके पैर पैरालाइज हो गए हों। इसी के साथ हम यहाँ पर एक फ्लैशबैक भी देख पाते हैं गाला इवेंट के एक दिन पहले का। काउरी रात को अपने घर में नॉर्मली चल रही थी कि तभी उसके पैर इसी तरह से पैरालाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो काफी जोर से गिरती है और उसके सर से ब्लड निकलने लग जाता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल से छुट्टी होते ही
कोसे घर की तरफ निकलता है और वो रास्ते में काओरी को विजिट करने के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसे सामने काओरी नजर आती है स्कूल यूनिफॉर्म में। असल में डॉक्टर्स ने आज काओरी को एक दिन की हॉस्पिटल से छुट्टी दी थी। उसे देखकर कोसे कहता है, एक बार फिर जब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तब तुम सामने आ गई। कोसे को देखकर काओरी कहती है, हे तुम कौन हो? इससे कोसे काफी ज्यादा शॉक होकर कहता है, क्या सर में चोट लगने की वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई है? काओरी काफी गुस्सा थी और वो कहती है, अगर तुम एक बार भी मुझसे मिलने आए होते तो मुझे तुम्हारा चेहरा याद होता। फिर वो कहती है, खैर छोड़ो, वैसे भी मैं यहाँ पर वतारी को सरप्राइज करने के लिए खड़ी थी। कोसे कहता है, वतारी? वो तो अभी शायद स्कूल में ही है, तुम यहीं रुको, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। तभी काओरी कोसे को रोक लेती है और कहती है, कोई बात नहीं, उसकी जगह पर तुम चलोगी। अब काओरी कोसे को शॉपिंग पर ले जाती है और बेचारे को काफी ज्यादा परेशान करती है। इसी दौरान कोसे गौर करता है कि काओरी का स्कूल बैग उसके पास नहीं है। काओरी कहती है कि वो बैग शायद स्कूल में ही भूल गई होगी। वहीं दूसरी तरफ अब हम नागी को देख पाते हैं जो कि कोसे का इंतजार कर रही थी। तभी हिरोको उसे बताती है कि आज वो नहीं आएगा। नागी यहाँ पर हिरोको से पूछ लेती है कि आखिर उन्होंने कोसे को उसे पियानो सिखाने की जिम्मेदारी क्यों दी। हिरोको कहती है, मुझे लगा शायद इससे कोसे को थोड़ी सी खुशी मिल सकेगी, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी में उसने सिर्फ दुख ही देखा है। इस पर नागी कहती है कि क्या आपको कोसे की दुश्मन पर भरोसा करना चाहिए? हिरोको कहती है, दुश्मन? क्या तुम कोसे की दुश्मन हो? मुझे लगा तुम दोनों म्यूजिशियन हो जो कि एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है कोसे और काओरी की तरफ। दोनों स्कूल में काओरी का बैग ढूंढ रहे थे, लेकिन बैग कहीं भी नहीं मिलता। तब कोसे को समझ आ जाता है कि काओरी ने उससे झूठ बोला। काओरी कहती है, देखो प्लीज गुस्सा मत होना, मैं स्कूल आई नहीं थी और मुझे आने का मन हो रहा था, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। सीन शिफ्ट होता है और अब कोसे बाइसाइकिल चला रहा था और काओरी पीछे बैठी हुई थी। वो कहती है कि आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा था, आई होप कि ये वक्त यहीं पर थम जाता। वहीं कोसे भी मन ही मन में कहता है कि काश वो भी इस पल को रोक सकता। वहीं पीछे बैठी काओरी अचानक से रोने लग जाती है और कोसे कहता है, काश मैं तुमसे पूछ पाता तुम्हारे रोने की वजह। अब अगले दिन हम नागी और कोसे को लड़ते झगड़ते हुए देख पाते हैं। असल में कोसे जब नागी को उसकी मिस्टेक बताता तो नागी चिढ़ जाती और फिर दोनों लड़ाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर नागी अपने मन में ये कहती है कि उसे कोसे से नफरत है। अगले दिन तो हद ही हो जाती है, क्योंकि नागी कोसे से लड़कर हिरोको के घर से भाग जाती है। कोसे उसके पीछे जाता है स्वीट पोटैटो लेकर, जिसे देखते ही नागी का सारा गुस्सा गायब हो जाता है। फिर कोसे नागी से कहता है, लगता है तुम्हें ये जगह काफी पसंद है। नागी कहती है, हाँ, क्योंकि वो यहाँ पर अक्सर अपने बहुत ही खास इंसान, जिसे नागी अपना हीरो कहती है, उसके साथ खेला करती थी। बल्कि उसके हीरो ने ही पहले पियानो प्ले करना शुरू किया था और फिर नागी भी उसे फॉलो करने लगी। लेकिन नागी का वो हीरो किसी और से काफी ज्यादा ऑब्सेस हो गया और नागी अपनी उस हीरो से दूर हो गई और अब वो उसका अटेंशन पाने के लिए ही पियानो सीख रही है। अब इसके बाद नागी कोसे से पूछती है कि क्या उसके लाइफ में कोई लड़की है। काफी जिद करने के बाद कोसे बता ही देता है, हाँ है। उस लड़की ने ही तो उसकी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया को कलरफुल बनाया है। नागी पूछती है, तो क्या वो लड़की तुम्हारे साथ है? कोसे बताता है, नहीं, ये वन साइड लव है, क्योंकि वो लड़की उसके बेस्ट फ्रेंड को लाइक करती है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि ये चारों फिर से काओरी को विजिट करने गए होते हैं और यहाँ पर काओरी कोसे की क्लास ले रही थी, क्योंकि कोसे उसके लिए कानेले नहीं लेकर आया था। इतने पर काशिवागी बता देती है कि इधर बीच कोसे एक लड़की को पियानो सिखाने में काफी ज्यादा बिजी है। ये बात काशिवागी के मुंह से सुनकर तीनों बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सुबह की वतारी और काओरी इन तीनों को ही इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। बेचारा कोसे अपनी सफाई दे ही रहा था कि हिरोको ने उसे मजबूर किया कि तभी यहाँ पर सभी की नजर जाती है उसके स्लीव पर लगी लिपस्टिक के मार्क पर, जिसे देखकर सुबाकी और काओरी दोनों से ही उसकी पिटाई हो जाती है। फिर काओरी उस पर काफी गुस्सा करती है कि उसे अपना टाइम किसी और को पियानो सिखाने में बर्बाद नहीं करना चाहिए। दिसंबर में उसका कंपटीशन है और उसे अपने कंपटीशन पर फोकस करना चाहिए। कोसे उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन काओरी कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। वो रोने लग जाती है और यहाँ पर वो कुछ बताने वाली थी, लेकिन अचानक से वो रुक जाती है। सीन शिफ्ट होता है और अब हम नागी को देख पाते हैं, जो कि मन ही मन में हंस रही थी, जिससे हम समझ पाते हैं कि लिपस्टिक वाला कारनामा नागी का ही था। वो कहती है कि मैं कोसे को डिस्ट्रॉय करके रहूंगी। अब रात को नागी घर पहुंचती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आइजा नागी का बड़ा भाई है।
तो यहाँ पर अब हमें सब कुछ साफ समझ में आ जाता है कि नागी का वो हीरो उसका भाई आइजा ही है और वो कोसे से आखिर नफरत क्यों करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि आइजा कोसे से काफी ज्यादा ऑब्सेस है, मतलब वो हर समय पर उसे हराने के बारे में ही सोचता है, जिस वजह से वो अपनी छोटी बहन नागी को बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देता और इसी वजह से नागी कोसे से नफरत करती है। वहीं दूसरी तरफ कोसे रात को दोबारा से काउरी से मिलने के लिए पहुंचता है और काउरी उससे माफी मांगती है अपने बिहेवियर के लिए, जिस पर कोसे मन में कहता है नहीं, फिर से नहीं, छोटी छोटी बात पर बरस पड़ना, फिर माफी मांग लेना, फिर चिंता जताना, तुम बिल्कुल मेरी माँ जैसी हो। यहाँ पर कोसे काउरी में अपनी माँ की झलक देख पाता है और कहता है नहीं, उनके जैसा नहीं, प्लीज। तभी काउरी कहती है साथ में मरना चाहोगे। कोसे बिल्कुल शॉक हो जाता है। तभी वो कहती है मजाक कर रही हूँ और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले दिन कोसे क्लास में हेड डाउन करके बैठा था। तभी सुबह के उसके पास आकर उसे बताती है कि कल वो लोग काउरी को विजिट करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या वो भी चलना पसंद करेगा। कोसे कहता है नहीं, उसका मन नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और अब सुबह की बास्केटबॉल खेल रही थी और काशिवागी वहीं पास में ही बैठी हुई थी। सुबाकी कहती है कि क्या उन दोनों की लड़ाई हुई है। काशिवागी कहती है कि क्या तुम्हें उन दोनों को साथ में देखकर बुरा नहीं लगता। इस पर सुबाकी कहती है बिल्कुल नहीं, वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं और अगर कोसे को म्यूजिक से रिलेटेड कुछ पूछना होगा तो वो मेरे पास तो नहीं आएगा। लेकिन पता है जब उसने जाने से मना किया तो मुझे बड़ा सुकून मिला और साथ ही साथ बुरा भी लगा, क्योंकि मैं आखिर कब से इतना बुरा सोचने लगी। लेकिन शायद इसी को तो कहते हैं प्यार में पागल होना। वहीं दूसरी तरफ अब कोसे को हम हिरोको के घर पर देख पाते हैं। हिरोको उसे जोर से मारती हैं, जिस पर वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करता और हिरोको कहती हैं मुझे पता था कि तुम्हारा दिमाग कहीं और है, तो बेहतर यही होगा कि तुम आज प्रैक्टिस ना करके घर चले जाओ। अब कोसे घर की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में उसे म्यूजिक सुनाई देता है, जिससे उसे एक काउरी की याद आ जाती है और वो वहाँ से फौरन भागता है, क्योंकि वो काउरी को याद नहीं करना चाहता था। अब अगले दिन स्कूल में वतारी कोसे को बताता है कि वो लोग काउरी को विजिट करने जा रहे हैं, तो क्या वो भी चलेगा। कोसे साफ मना कर देता है, लेकिन वतारी जिद करने लगता है कि चलो ना, आखिर तुम्हें क्या हो गया है। कोसे फ्रस्ट्रेटेड होकर वहीं बैठ जाता है और कहता है प्लीज मुझसे मत कहो, मैं उसे फेस नहीं करना चाहता। असल में काउरी अभी जिस कंडीशन में है वो कोसे को उसकी माँ की याद दिलाती है और कोसे को लगता है कि काउरी का हाल भी बिल्कुल उसी की माँ के जैसा होगा, इसलिए वो उसे देखना ही नहीं चाहता। वतारी कोसे को समझाता है कि काउरी उससे मिलना चाहती है, काउरी को इस समय पर उसकी जरूरत है, क्योंकि हर जगह उसने उसी को तो चुना है, चाहे अपने अकम्पनिस्ट के तौर पर या फिर साथ बाहर जाने वाले दोस्त के तौर पर। अब वतारी कितने समझाने पर कोसे उससे मिलने के लिए चला ही जाता है और काउरी उससे कहती है मुझे लगा नहीं था कि तुम दोबारा आओगे भी। कोसे कानेलेस दिखाकर कहता है आना तो था ही, प्रॉमिस जो किया था। अब काउरी उससे उसके स्कूल और पियानो प्रैक्टिस के बारे में सवाल करती है, जिस पर कोसे बड़े ही उदासी से जवाब दे रहा था और तभी काउरी को गुस्सा आ जाता है कि अगर उसे बात करने का मन ही नहीं था तो फिर वो आया क्यों। कोसे कहता है ऐसा नहीं है, बस मुझे जवाब देना नहीं आता। काउरी कहती है देखो कोसे, तुम्हारे दिमाग में हमारी जितनी भी मेमोरीज हैं उन्हें निकाल दो, भूल जाओ सब कुछ, जिससे तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाएगा और तुम्हारी लाइफ भी पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी। कोसे मन में कहता है कि आखिर तुमने ऐसा कहा क्यों, मेरे साथ इतनी अच्छी मेमोरीज क्रिएट करने के बाद तुम चाहती हो कि मैं उन्हें मिटा दूं। कोसे उससे कुछ कहता तो नहीं है, पर गुस्से में उसके कानेलेस खाकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कोसे नागी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके स्कूल में होने वाले कल्चर फेस्टिवल में उसके साथ परफॉर्म करना चाहता है। अब इसमें नागी का कोई नुकसान तो था नहीं, इसलिए वो बड़ी ही आसानी से मान जाती है। लेकिन वो पूछती है कि आखिर वो उसके स्कूल फेस्टिवल में परफॉर्म क्यों करना चाहता है। कोसे बताता है कि उसकी एक दोस्त है और जब से वो बीमार हुई है तब से वो अपने बारे में बहुत बुरा फील कर रही है और मैं उसे थोड़ा मोटिवेट करना चाहता हूँ म्यूजिक के थ्रू। तो अब ये दोनों एक साथ प्रैक्टिस करना शुरू भी कर देते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल फेस्टिवल में सिर्फ 4 दिन ही बचे हुए थे और नागी पर काफी ज्यादा प्रेशर भी था, क्योंकि उसके टीचर्स, फ्रेंड्स और पेरेंट्स सभी को उससे बड़ी उम्मीदें थी और यहाँ तक कि उसके स्कूल वाले तो कुछ रिपोर्टर्स को भी बुलाने वाले हैं फेस्टिवल में, स्पेशली नागी की परफॉर्मेंस हाईलाइट कराने के लिए। तो इन सभी का नागी पर काफी ज्यादा प्रेशर था। नागी यहाँ पर टॉयलेट में जाकर छुप जाती है। हिरोको उसके पास जाती हैं और उसे समझाती हैं कि डर लगना लाजमी है, हम सभी को डर लगता है, कोसे, आइजा, मुझे, हम सब डरते हैं। लेकिन जब हम स्टेज पर जाते हैं तो हमारी ये सारी सफरिंग, मेहनत, स्ट्रेस का इनाम हमें वहाँ पर मिलता है, जिसे पाकर हम अपनी सारी सफरिंग भूल जाते हैं। हिरोको कहती हैं तुम्हें अभी ये बात समझ नहीं आएगी,
अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आज कल्चर फेस्टिवल का दिन था और नागी बैक स्टेज की तरफ बैठकर म्यूजिक शीट को ही याद कर रही थी। कोसे उसके पास जाता है और देखता है कि नागी काफी ज्यादा नर्वस है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है और तभी नागी भी रियलाइज करती है कि कोसे के हाथ तो खुद कपकपा रहे हैं। वो कहती है, ओह तो तुम भी डरे हुए हो, बिल्कुल मेरी तरह। फिर कोसे नागी को बताता है कि मेरे एक दोस्त ने कहा था कि पूरी ईमानदारी से तुम्हारे पास जो भी है उसके साथ अपनी लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस दो। तब इन दोनों की बारी आती है और दोनों स्टेज पर पहुंचते हैं और यहाँ पर ऑडियंस के साथ साथ आइजा कोसे को नागी के साथ देखकर काफी हैरान होता है कि आखिर नागी कोसे के साथ क्या कर रही है। खैर, अब दोनों परफॉर्म करना शुरू करते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के बीच में कोसे को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मतलब वो म्यूजिक को फील नहीं कर पा रहा था और तभी वो दूसरी तरह से प्ले करने लग जाता है, जिससे नागी शॉक हो जाती है क्योंकि इस तरह से तो उन्होंने प्रैक्टिस की ही नहीं थी। नागी मन ही मन में कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो मुझे सपोर्ट करना था, ना कि मेरे अगेंस्ट प्ले करना था। नागी फोकस करती है और अब वो भी कोसे के जैसा प्ले करने लग जाती है, जिससे ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि बहुत कम समय में नागी ने बहुत कुछ सीख लिया था। वहीं हम ऑडियंस में वतारी को देख पाते हैं जो कि कॉल के थ्रू काउरी को यह परफॉर्मेंस सुना रहा था। म्यूजिक को सुनकर काउरी अपने बेड से उठती है और वो भी इमेजिनरी वायलिन लेकर इनके साथ प्ले करने लग जाती है। वहीं स्टेज पर नागी कहती है कि इस समय पर मेरे पियानो प्ले करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मेरा ये म्यूजिक मेरे बड़े भाई तक पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ ऑडियंस में बैठा आइजा खुद पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि इस समय पर कोसे को नहीं बल्कि उसे नागी के साथ होना चाहिए था। तब इनकी परफॉर्मेंस खत्म होती है और ऑडियंस का इतना तगड़ा रिस्पॉन्स देखकर नागी तो रो ही पड़ती है क्योंकि यही तो था उसके इतने महीनों की सफरिंग का इनाम और उसे हिरोको की बात अब पूरी तरह से समझ में आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है और अब दोनों वापस से बैक स्टेज की तरफ पहुंचते हैं और आइजा भी यहाँ पर आता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था। वो कोसे से कहता है, जरा बताना चाहोगी कि तुम आखिर मेरी बहन के साथ कर क्या रहे हो। कोसे कहता है, तुम्हारी बहन? असल में नागी ने ये बात छुपाई हुई थी कि आइजा उसका भाई है। आइजा कोसे पर काफी गुस्सा करते हुए कहता है, सुनो, तुम मेरी बहन से जरा दूर रहोगे और उसे गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाने का सोचना भी मत, और आज उसके साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस करने का बदला तो मैं तुमसे एक कंपटीशन में लूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम माइक को देख पाते हैं जो कि नागी के पास आकर उससे पूछता है कि आखिर वो कोसे को कैसे जानती है। जी हाँ, माइक और नागी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और उस दिन की कोसे की परफॉर्मेंस के बाद से ही माइक कोसे का फैन हो गया था और यहाँ पर वो इसीलिए नागी से जेलस भी हो रहा था क्योंकि उसे कोसे के साथ परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला। खैर, अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोसे हॉस्पिटल की टेरेस पर पहुंचता है जहाँ पर काउरी कुछ बच्चों के साथ मेलोडिका बजा रही थी। वो छोटे बच्चे काउरी से पूछते हैं, हे काउरी, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? इस पर काउरी कहती है, नहीं, बल्कि ये एक गधा है। असल में काउरी यहाँ पर भड़की हुई थी फोन पर पियानो सुनाने की वजह से। कोसे यहाँ पर काउरी को उसके सवाल का जवाब देता है कि नहीं, वो उसके साथ नहीं मरना चाहेगा क्योंकि टेक्निकली तुम हमेशा मुझसे आगे रही हो और मैं तुम्हारे पीछे, तो इस हिसाब से मैं तुम्हारे साथ नहीं मरूंगा, पर हाँ, हमेशा की तरह मैं तुम्हें फॉलो जरूर करूंगा। असल में यहाँ पर कोसे उसे ये बिलीव कराना चाह रहा था कि चाहे कुछ भी हो वो हमेशा उसके पीछे रहेगा। कोसे काउरी से एक और चांस मांगता है उसके साथ परफॉर्म करने का, जिस पर काउरी कहती है, लेकिन मैं तो वायलिन पकड़ने के काबिल भी नहीं हूँ। कोसे यहाँ पर उसे मोटिवेट करता है और अपने साथ परफॉर्म करने के लिए उसे रेडी कर लेता है। काउरी मन में कहती है, पता है, मेरा सपना पूरा हो गया है जिससे मैं सेटिस्फाई भी हूँ और मैंने सोचा बस ये मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन देखो तुम्हें मेरे इस मुरझाए दिल को फिर से जिंदा करके मुझे एक नया सपना दिखा रहे हो। काउरी का कौन सा सपना पूरा हुआ है ये हमें लास्ट एपिसोड में पता चलेगा। असल में बीमार होने के बाद काउरी काफी बेउम्मीद हो गई थी और उसने अपने इस हाल को एक्सेप्ट भी कर लिया था, लेकिन यहाँ पर कोसे उसे दोबारा से हिम्मत देता है खुद के पैर पर खड़ी होने की। अब अगले सीन में हम इन दोनों को कॉल के थ्रू प्रैक्टिस करते हुए देख पाते हैं और काउरी कोसे को पहले की तरह ही कॉल पर बातें सुना रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब हम सुबाकी को देखते हैं जिसे टेस्ट में बी मिला था और उसके सारे के सारे दोस्तों को सी। असल में बात यह है कि जिस म्यूजिक स्कूल में कोसे ने जाने की बात की थी उसी के पास में ही एक हाई स्कूल और है जो कि काफी हाई रैंक का है और सुबाकी उसी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रही है। उस स्कूल में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी बेचारी इतनी मेहनत कर रही है सिर्फ और सिर्फ कोसे के आसपास रहने के लिए। तो यही रीजन है कि उसके स्कूल टेस्ट में भी इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। वहीं अब हम दूसरी तरफ कोसे को देखते हैं जो कि काउरी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन काउरी अपने रूम में होती ही नहीं है।
कोसे बाहर आ जाता है और तभी उसकी मुलाकात होती है काओरी के पेरेंट्स से और काओरी के पेरेंट्स अब कोसे को काओरी के पास ले जाते हैं। असल में काओरी रिहैबिलिटेशन रूम में चलने की प्रैक्टिस कर रही थी। दरअसल जब से वो बीमार हुई है तब से उसके पैरों की मसल्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं। काओरी को वापस से कोशिश करते हुए देखकर काओरी के पेरेंट्स कोसे का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि कोसे की वजह से ही काओरी दोबारा से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है, वरना उसने तो गिव अप ही कर लिया था। यहाँ पर अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें काओरी डॉक्टर से सर्जरी की मांग कर रही थी। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि ऐसे भी उसके पास वक्त बहुत कम है और सर्जरी में और भी ज़्यादा रिस्क है, लेकिन काओरी यहाँ पर सारे रिस्क लेने को तैयार थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे एक आखिरी बार कोसे के साथ खड़े होकर परफॉर्म करना था। अब अगले सीन में हम सुबाकी और काशिवागी को लाइब्रेरी में पढ़ते हुए देख पाते हैं और यहाँ पर सुबाकी उससे बताती है कि इधर बीच कोसे पूरी रात प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसे तो वो बीमार पड़ जाएगा। काशिवागी उसे समझाती है कि जिस तरह से हम पढ़कर एंट्रेंस एग्जाम पास कर पाएंगे उसी तरह से कोसे अपनी म्यूजिक स्कूल के एंट्रेंस को अपने पियानो स्किल से ही पास कर सकता है, तो ये उसके लिए अच्छा ही है। काशिवागी यहाँ पर सुबाकी को एडवाइस भी देती है कि उसे कोसे के लिए रात को कुछ स्नैक्स लेकर जाना चाहिए, एक पड़ोसी होने के तौर पर, जिससे उसे कुछ टाइम भी मिल जाएगा कोसे के साथ स्पेंड करने का। अब रात को हम देखते हैं कि सुबाकी कोसे के घर पहुँचती है और कोसे को फ्लोर पर सोते हुए देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं कोसे मर तो नहीं गया। खैर कोसे जिंदा था। कोसे के लंबे लंबे बाल देखकर सुबाकी कहती है, क्या तुम ऐसे परफॉर्म करोगे? अब सुबाकी कोसे के बाल काट रही होती है और वो कहती है, यही तो है मेरी जिंदगी के कुछ कीमती पल। अब अगले दिन हम देखते हैं कि आज इनके कंपटीशन का प्रीलिम्स था। हम बैक स्टेज की तरफ कोसे को देखते हैं जो कि अकेले बैठकर एग सैंडविच खा रहा था। तभी यहाँ पर एमी भी आकर उसे ज्वाइन करती है। वहीं आइजा वॉशरूम से निकलता है, जिसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। कोसे उसे भी सैंडविच ऑफर करता है, जिसे खाकर आइजा का पेट बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर ये तीनों यहाँ पर एक साथ बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। इन तीनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग देखकर वहाँ के कुछ स्टाफ को यकीन ही नहीं होता कि ये तीनों आपस में कॉम्पिटिटर्स हैं। खैर अब आइजा की बारी आती है और वो स्टेज पर पहुँचता है और हमेशा की तरह वो बिल्कुल तगड़ी सी परफॉर्मेंस देता है, जिसे देखकर ऑडियंस में बैठी नागी कहती है, तो फाइनली मेरा हीरो वापस लौट आया। अब आइजा वापस से बैक स्टेज की तरफ पहुंचता है, जहां पर कोसे और एमी उसे परेशान करने लग जाते हैं उसकी मिस्टेक्स बताकर। फिर आइजा कोसे से कहता है, मुझे लगा नहीं था कि मैं ये कभी कहूँगा, पर थैंक यू फॉर एवरीथिंग माय हीरो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रिजल्ट अनाउंस हो चुका था और लिस्ट में इन तीनों का ही नाम मौजूद होता है, मतलब ये तीनों एक साथ फाइनल्स में पहुंच चुके हैं। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि सर्दियां आ गई थी और आज न्यू ईयर का दिन था। सुबाकी को टेस्ट में फिर से बी मिलता है और वो खुशी खुशी कोसे को दिखाने के लिए जाती है, लेकिन कोसे तो गायब था। वहीं दूसरी तरफ हम कोसे को देख पाते हैं जो कि हॉस्पिटल के बाहर पहुंचता है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात हो जाती है वतारी से। वतारी को देखकर वो वापस भागने लगता है कि तभी वतारी उसे पकड़कर अंदर कावरी के पास ले जाता है। फिर यहाँ पर कावरी और वतारी आपस में बातें करने लग जाते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में एक काफी अच्छा बॉन्ड था। दोनों को इस तरह से बातें करते हुए देखकर कोसे कहता है वो वतारी को लाइक करती है और मैं वतारी नहीं हूँ। अब अगले सीन में हम कोसे और सुबाकी को एक साथ हॉस्पिटल की तरफ आते हुए देख पाते हैं। तभी इन दोनों की नजर जाती है वतारी पर, जो कि खुद हॉस्पिटल के अंदर जा रहा था। उसे देखकर कोसे कहता है, हे सुबाकी, मुझे लगता है कि आज बारिश होगी, इसलिए हमें घर चलना चाहिए। अब ये दोनों घर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में बारिश होने लग जाती है और दोनों एक शॉप के बाहर जाकर रुक जाते हैं। यहाँ पर सुबाकी कोसे से कहती है, मुझे पता है तुम वतारी को अंदर जाते हुए देखकर पीछे हट गए। कोसे कहता है, ऐसा नहीं है। इस पर सुबाकी कहती है, झूठे, मैं तुम्हें एक किताब की तरह पढ़ सकती हूँ। मुझे पता है तुम्हें हर्ट होता है कावरी और वतारी को एक साथ देखकर, क्योंकि तुम कावरी को लाइक करते हो और तुम्हें ये भी पता है ना कि कावरी वतारी को लाइक करती है। कोसे कहता है, हाँ मैं सब जानता हूँ। सुबाकी कहती है, फिर क्यों बेवकूफ़ बन रहे हो? मुझे लगता है तुम्हारे पास मुझे लाइक करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये कहने के बाद सुबाकी को रियलाइज होता है कि उसने अभी अभी इनडायरेक्टली कोसे को अपनी फीलिंग्स बता दी है। वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस हो जाती है, इसलिए कोसे को मार कर भाग जाती है और रास्ते में वो भागते हुए कहती है, बढ़ा दिया मैंने अपना कदम उसकी तरफ, अब शायद वो मुझे किसी बड़ी बहन की बजाय एक लड़की की तरह देखेगा। अब अगले दिन जब इन दोनों का स्कूल में आमना सामना होता है, तब भी सुबाकी एम्बैरस होकर वहाँ से भाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है और अब सुबाकी बेसबॉल ग्राउंड में थी और यहाँ पर वो सारी शॉट म्यूजिक रूम की तरफ ही मार रही थी, ताकि एक बॉल म्यूजिक रूम में जाकर कोसे को हिट करे।
अब अगले सीन में हम कोसे को हिरोको के घर पर प्रैक्टिस करते हुए देख पाते हैं और कोसे यहाँ पर कल वाली बात ही सोच रहा था कि आखिर वो बात सुबाकी ने कही क्यों। वो कभी इस तरह का कोई मजाक नहीं करती। हिरोको समझ जाती है कि उसका दिमाग कहीं और पर है और वो उसे डांट कर समझाती है कि उसे अपनी कंपटीशन पर फोकस करना चाहिए क्योंकि इस कंपटीशन से ही उसका फ्यूचर डिसाइड होगा। अब रात को कोसे काओरी से कॉल पर बात कर रहा था और यहाँ पर काओरी उसे रोज हॉस्पिटल आने को मना करती है क्योंकि फाइनल्स आने वाले हैं और उसे अपने कंपटीशन पर ध्यान देना चाहिए। कॉल कट होने के बाद कोसे सोच में पड़ जाता है कि अब वो काओरी को कैसे देखेगा क्योंकि हॉस्पिटल के बहाने से ही वो रोज जाकर उसे देख लिया करता था। कोसे ये सब सोच ही रहा था तभी फिर से काओरी का कॉल आता है और वो कहती है, हे मैंने अभी अपनी विंडो से एक एरोप्लेन देखा। कोसे आसमान की तरफ देखता है तो उसे भी वो एरोप्लेन नजर आता है। कोसे कहता है, बस तुमने इसलिए कॉल की थी, और फिर वो हंसने लग जाता है। कोसे उससे कहता है, सुनो मैं कल फिर तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। काओरी कहती है, देखो कोई मसला नहीं है, बस मैं तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। इस पर कोसे कहता है, मुझे वक्त की परवाह नहीं है, मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कोसे और वतारी एक साथ हॉस्पिटल पहुँचते हैं और यहाँ पर कोसे काफ़ी हिम्मत करके वतारी से बता ही देता है कि वो काओरी को लाइक करता है। इस पर वतारी कहता है, बेवकूफ़, मुझे पहले से ही पता था। अब दोनों काओरी के रूम के बाहर पहुँचते हैं जहाँ पर दो नर्स काओरी को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही थी। कोसे देखता है कि काओरी बेजान होकर बेड को छोड़ देती है। तभी डॉक्टर भी वहाँ पहुँचते हैं और इन दोनों को घर जाने को कहते हैं। अब कोसे घर जा रहा था तभी रास्ते में उसे कैट नजर आती है जिसका एक्सीडेंट हो गया था। कोसे उसे फॉरेन एनिमल हॉस्पिटल में लेकर जाता है लेकिन वो कैट बच नहीं पाती। अपने हाथ में लगे उस कैट के ब्लड को साफ करने के लिए कोसे अब एक पार्क में जाता है जहाँ पर वो फूट फूट कर रोने लग जाता है। तो अब हम अगले दिन देखते हैं कि वतारी क्लास में बैठकर सुबाकी और काशिवागी से काओरी के बारे में ही बता रहा था कि उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है और इस समय पर वो आईसीयू में है। सुबाकी कहती है, कोसे भी तुम्हारे साथ था, मतलब उसे इस बारे में पता होगा। सुबाकी फौरन से हिरोको के पास पहुंचती है और उन्हें कोसे के पास जाने को कहती है क्योंकि इस बार अगर उसे संभाला नहीं गया तो वो वापस से 2 साल पुराना कोसे बन जाएगा और इस बार हम उसे खो देंगे। हिरोको कोसे के घर के बाहर जाकर उसे बहुत सारी कॉल्स करती हैं लेकिन वो एक भी कॉल रिसीव नहीं करता। फिर वो घर के अंदर जाती हैं जहाँ पर कोसे अपने रूम में लाइट्स ऑफ करके बैठा हुआ था। हिरोको से डांटती हैं कि कुछ ही दिनों के बाद तुम्हारा फाइनल है और तुम यहाँ पर मुँह चुरा कर बैठे हो। कोसे कहता है, हिरोको ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मैंने क्या गलत किया था, सिर्फ प्यार ही तो किया था, पहले मेरी माँ और अब काओरी, अब मैं पियानो नहीं प्ले कर सकता। इसी के साथ ये सीन यहाँ पर कट होता है और अगले सीन में हम देख पाते हैं कि एमी और आइजा जमकर प्रैक्टिस कर रहे थे लेकिन कोसे ने म्यूजिक दोबारा से छोड़ दिया था, वो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है और अब हम कोसे को एक हफ्ते के बाद स्कूल में देखते हैं जहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है। लेटर में लिखा था, मुझे कानेले चाहिए। अगले ही पल हम कोसे को कानेले के साथ हॉस्पिटल में देख पाते हैं। काओरी उसे बताती है कि उसकी तबीयत अब थोड़ी ठीक है इसलिए डॉक्टर्स ने उसे वापस से उसके रूम में शिफ्ट कर दिया है। काओरी यहाँ पर उसे बताया जा रही थी कि पिछले एक हफ्ते में आईसीयू में उसके साथ क्या क्या हुआ और कोसे मुंह बंद करके बिल्कुल दुखी सा खड़ा हुआ था। तभी काओरी उसे एक टॉय खींचकर मारती है और कहती है, जब बात ही नहीं करनी थी तो तुम आए क्यों। कोसे कहता है, तुम्हें कानेले चाहिए थे। काओरी कहती है, ठीक है मुझे टेरेस पर ले चलो, मैं वहीं पर खाऊंगी। अब कोसे उसे ऊपर टेरेस पर ले जाता है। काओरी उससे पूछती है, क्या तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, मुझे यकीन है तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे होगे। कोसे जवाब देता है, मैं नहीं कर सकता, म्यूजिक मुझसे उन लोगों को छीन रहा है जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, पहले मेरी माँ और अब तुम, मैं फिर से अकेला हो गया हूँ। इस पर काओरी कहती है, पर मैं तो अभी तुम्हारे साथ ही हूँ और शायद आगे भी रहूँ। 18 को मेरी सर्जरी है जिससे मैं शायद हमेशा के लिए ठीक हो जाऊंगी और पता है सर्जरी कराने का रीज़न सिर्फ तुम हो क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। 18 को मेरी सर्जरी होगी और मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी, दूसरी तरफ तुम्हें अपनी लड़ाई लड़नी होगी। असल में 18 को ही कोसे का फिनाले भी था। कोसे कहता है, इस हालत में प्ले करना किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। यहाँ पर काओरी अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और कहती है, देखा मिरेकल ऐसे ही तो हो सकता है कोशिश करने पर। लेकिन तभी वो अचानक से गिर जाती है और कोसे उसे पकड़ लेता है। फिर वो कहती है, पता है मुझे हमेशा सुबाकी से जलन हुई है क्योंकि वो तुम्हारे बारे में हर एक चीज़ जानती है और मैं कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ कोसे, मुझे डर लग रहा है, मैं मरना नहीं चाहती। ये सब कहकर काओरी रोने लगती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है।
अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आज कंपटीशन का दिन था और वहीं काओरी भी सर्जरी रूम में थी। इधर कंपटीशन स्टार्ट होता है और एमी और आइजा हमेशा की तरह बिल्कुल तगड़ी परफॉर्मेंस देते हैं, जिससे ऑडियंस में बैठे कुछ लोग कहते हैं लगता है इन दोनों में से ही कोई जीतेगा। वहीं पर बैठा माइक कहता है रुको जरा, अभी सबसे ग्रेट पियानिस्ट की परफॉर्मेंस बची हुई है। वहीं नागी हिरोको से पूछती है कि कोसे अब कैसा है। हिरोको बताती हैं कि वो उसे ले तो आई हैं पर पता नहीं वो प्ले कर पाएगा या नहीं, क्योंकि वो वापस से उसी स्टेट में पहुंच गया है जैसा वो 2 साल पहले था। अब हम बैक स्टेज की तरफ कोसे को देख पाते हैं जो कि बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहा था। उसे देखकर एमी और आइजा उसे पूछते भी हैं कि क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो इस हालत में कैसे प्ले करेगा। खैर कोसे हिम्मत करके स्टेज पर आ जाता है और अपनी सीट पर बैठते ही वो अपना फेस कवर कर लेता है और कहता है मुझसे ये नहीं होगा। तभी उसे सुबाकी की स्नीज सुनाई देती है, जिससे कोसे का ध्यान ऑडियंस की तरफ जाता है और वो कहता है सुबाकी तुम सब यहाँ हो सिर्फ मेरे लिए। ये देखकर अब कोसे पियानो प्ले करना शुरू करता है और वो यहाँ पर प्ले कर रहा होता है शोफान का सबसे ज्यादा इमोशनल पीस। प्ले करते समय कोसे कहता है मैं यहाँ इस समय पर इसलिए प्ले कर रहा हूँ क्योंकि तुम सभी ने हमेशा किसी न किसी तरह से मेरा साथ दिया है। यहाँ पर कोसे सुबाकी, वतारी, हिरोको, आइजा, नागी और एमी की ही बात कर रहा था। पियानो प्ले करते हुए अचानक से कोसे बिल्कुल अलग ही जोन में चला जाता है जहाँ पर काओरी की स्पिरिट भी आती है। फिर दोनों एक साथ मिलकर प्ले करते हैं, जिसके बाद काओरी गायब हो जाती है और कोसे कहता है गुड बाय और इसी के साथ परफॉर्मेंस भी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम कोसे को काओरी की ग्रेव पर देख पाते हैं जहाँ पर काओरी के पेरेंट्स उसे एक लेटर देते हैं। जी हाँ, काओरी की मौत हो चुकी है और ये काओरी का गुड बाय लेटर होता है। लेटर में लिखा था तुम्हें पता है मैंने तुम्हें पहली बार कब देखा था? जब मैं सिर्फ 5 साल की थी, एक छोटे से कंपटीशन में। वो तुम्हारा फर्स्ट कंपटीशन था। असल में एमी के बगल में जो लड़की बैठी हुई थी वो काओरी ही थी। जब तुमने पियानो प्ले करना शुरू किया तब मेरे लिए हर चीज़ और भी ज़्यादा कलरफुल हो गई। मैं फ़ौरन घर गई और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक वॉयलिनिस्ट ही बनना है ताकि मैं किसी दिन तुम्हारे साथ स्टेज शेयर कर सकूं। फिर बाद में मुझे पता चला कि हम एक ही मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं। तुम मुझे जानते भी नहीं थे, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक स्ट्रेंजर थी, इसलिए मैंने जाने दिया और तुमसे मुलाकात करने की कोशिश भी नहीं की। फिर 7th ग्रेड में मेरी तबीयत फिर से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई और मेरा ज़्यादातर वक्त हॉस्पिटल में ही गुजरता था। और ऐसे ही एक दिन मैंने अपने पेरेंट्स को रात में बात करते हुए सुना, जिससे मुझे पता चला कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। फिर क्या था, मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरी ज़िंदगी मुझे अपनी तरह से जीना है। और फिर मैंने अप्रैल में एक झूठ बोला कि काओरी वतारी को लाइक करती है। जी हाँ, ये स्टार्टिंग से ही एक झूठ था। कोसे ये बात जानकर काफ़ी हैरान होता है। आगे लिखा था ये झूठ काम कर गया और ये झूठ ही हम दोनों को एक दूसरे के करीब लाया। और हाँ, वतारी को मेरी तरफ से सॉरी बोलना। आई होप उसे जल्द ही कोई दूसरी लड़की मिल जाएगी क्योंकि लड़कियां ढूंढने में वो काफ़ी एक्सपर्ट है। और हाँ, सुबाकी को भी मेरा सॉरी बोलना क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही पता था कि वो तुम्हें लाइक करती है। मुझे क्या, सभी को पता था, सिर्फ तुम दोनों को ही छोड़कर। आगे अब काओरी ने कुछ सवाल लिखे थे, जैसा कि क्या मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रह पाऊंगी? कोसे आंसर करता है बिल्कुल, और तुम मुझे कभी भूलोगी नहीं? कोसे कहता है कभी नहीं। आगे लिखा था तो पता है आखिर सच क्या है कोसे? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ बचपन से ही। थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड गुड बाय। इसी के साथ काओरी का ये लेटर यहीं पर खत्म होता है और लेटर में एक फोटो भी थी। कोसे उसे देख रहा था, तभी सामने से सुबाकी आती है और उसे जोर से मारते हुए कहती है तुम्हें पता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ एक ग्लू की तरह चिपकी रहूंगी, मुझे खुद से दूर करने की कोशिश भी मत करना। कोसे स्माइल करता है और तभी उसे सामने कुछ चेरी ब्लॉसम के ट्री नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वो कहता है स्प्रिंग फिर से आ रहा है, वो सीजन जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, एक स्प्रिंग तुम्हारे बिना। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है एंड आई होप कि ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आ गई होगी तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।